Good morning, friends. Now, the next topic is your mutual fund. This is for marathon revision. फुल फ्लैज आपका 100% रिवीजन होगा, 100% कॉन्सेप्ट रिवीजन होंगे और साथ में आपके पास 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के हैं वो वहां पर मैं आपके पूरे रिवाइज कराऊंगा। तो फुल फ्लैज आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ में हम ऑलरेडी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी रिवीजन कर चुके हैं, साथ में सिक्योरिटी वैल्यूएशन कर चुके हैं। तो इस तरह से आपके पास सारे चैप्टर्स का रिवीजन आ जाएगा और आप इजिली अपना पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। साथ में अगर मैं टोटल करूंगा तो दिस इज मोर देन 150 क्वेश्चंस जो आपके यहां पर मैराथन रिवीजन में रिवाइज होंगे। तो मतलब अगर आपने ये पूरा रिवाइज कर लिया तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो आप इजिली अपना कम टाइम में पूरा रिवीजन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए सर, नेक्स्ट आपके पास है दिस इज योर म्यूचुअल फंड। 8+ मार्क्स आपको देके जाने वाला है। कम से कम एक क्वेश्चन तो यहां पर फुल फ्लेज आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, साथ में एमसीक्यू से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि आज तक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं गया है जहां पर म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन ना आया हो। तो डेफिनेटली हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स और कम टाइम में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और बहुत कम टाइम कंज्यूम होगा आपका और अपना पूरे 8 मार्क्स प्लस आप अपने टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए सर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड द म्यूचुअल फंड इज द कॉमन पूल ऑफ मनी इनटू व्हिच इन्वेस्टर पुट देयर कंट्रीब्यूशन फॉर द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। मतलब सब अपना कॉमनली वहां पर पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड वहां पर आपके पास क्या है, दिस इज योर पैसिव इन्वेस्टमेंट। आपके पास पैसिव इन्वेस्टमेंट है और आप 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपीज से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आज के टाइम में तो 100-200 भी आ गया है। तो डेफिनेटली हमारे लिए यहां पर देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है जहां पर हम इजिली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कोई भी मैनेजमेंट को लेके वहां पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को लेके कोई भी टेंशन नहीं है। वहां पर फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज कर रहा है, उसके बदले में वो क्या चार्ज कर रहा है आपसे, एसेट मैनेजमेंट चार्जेस आपसे चार्ज कर रहा है। तो फंड मैनेजमेंट चार्जेस चार्ज कर रहा है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिवाइस आपके पास है एक रिटेलर के लिए, एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए जो म्यूचुअल फंड में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो दिस इज ए कॉमन पूल ऑफ मनी इनटू व्हिच एवरी इन्वेस्टर इज पुट देयर कंट्रीब्यूशन फॉर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, अगर सबका ऑब्जेक्टिव इक्विटी में पैसा लगाना है तो दे विल इन्वेस्ट इन द इक्विटी फंड। सबका ऑब्जेक्टिव गोल्ड में पैसा लगाना है तो दे विल इन्वेस्ट इन द गोल्ड फंड। सबका ऑब्जेक्टिव डेट फंड में पैसा लगाना है तो दे विल इन्वेस्ट इन द डेट फंड। तो इस तरह से वहां पर कॉमन ऑब्जेक्टिव में सब लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड टू मिनिमाइज द रिस्क। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और म्यूचुअल फंड भी आपके पास क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो भी रिटेल इन्वेस्टर है वो स्टार्ट कहां से करता है, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करता है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यहां पर रिटर्न्स के कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सर, तो यहां पर जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, यहां पर आपके पास स्पॉन्सर क्या कर रहा है। जैसे आपके पास एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है तो उसका स्पॉन्सर कौन है, एचडीएफसी है। तो एचडीएफसी इज द स्पॉन्सर और उसने एक ट्रस्ट बनाई एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। तो जो भी म्यूचुअल फंड्स हो रहे हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट एंड दे आर रेजिंग द मनी बाय सेलिंग द यूनिट्स टू द इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर को यूनिट्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब जो पैसा आएगा वो पैसा वहां पर डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं होगा, वहां पर वो किसके थ्रू इन्वेस्ट होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी वहां पर जनरेट की जाएगी। तो दे विल अपॉइंट द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। उस ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को वो अपॉइंट करेंगे और वो वहां पर क्या बनाएंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाएंगे। तो बोर्ड अपॉइंट्स द एएमसी टू मैनेज द पोर्टफोलियो। तो वो खुद की भी बना सकते हैं और वहां पर थर्ड पार्टी को भी पैसा वहां पर दे सकते हैं टू मैनेज द मनी एंड दे विल इन्वेस्ट द मनी इनटू द कैपिटल मार्केट्स। तो वो पैसा कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट में, और उससे क्या जनरेट कर रहे हैं, रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं और वापस पैसा किसको दे देंगे, इन्वेस्टर्स को दे देंगे। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस वी आर फॉलोइंग अंडर द म्यूचुअल funds. So this is a suitable investment for the cautious investors. It offers an opportunity to invest in the diversified, professionally managed. So these are the advantages. These are professionally managed. सब professionals इसको manage कर रहे हैं and at a very relatively low cost और low cost पे आपकी investment हो रही है। म्यूचुअल फंड इज ए पैसिव इन्वेस्टमेंट। मैंने पहले बताया पैसिव इन्वेस्टमेंट है कि वहां पर आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे। आपका डिसीजन कौन लेगा, फंड मैनेजर या कोई और लेगा डिसीजन, आप खुद डिसीजन नहीं लेंगे। एंड दिस इज द पैसिव इन्वेस्टमेंट। इफ इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द मार्केट दिस इज एक्टिव इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली अगर आप खुद अपना फंड मैनेज कर रहे हैं तो दिस इज एक्टिव इन्वेस्टमेंट।
अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ एनएवी। और एनएवी क्या है? नेट एसेट वैल्यू। मुझे क्या निकालनी है? नेट एसेट वैल्यू। तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पर आपके पास बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट किसकी बनेगी? एक पर्टिकुलर फंड की। जो एनएवी हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फंड का कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉट फॉर द होल म्यूचुअल फंड। तो याद रखना जो एनएवी कैलकुलेट होगी दिस इज ओनली फॉर द पर्टिकुलर स्कीम के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, नॉट फॉर द होल म्यूचुअल फंड। तो मैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एनएवी नहीं निकाल रहा हूं। एक पर्टिकुलर स्कीम, मान लो वी हैव एचडीएफसी टॉप 200 फंड। तो टॉप 200 फंड की हम वहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे? एनएवी। एंड दिस इज योर नेट एसेट वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू? टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो सिंपल टर्म्स है, जो भी टोटल एसेट्स हैं, दे विल इन्वेस्ट इन द इक्विटी, दे विल इन्वेस्ट इन द डेब्ट, दे विल इन्वेस्ट इन द गोल्ड। तो वहां पर देख लीजिए, और साथ में कुछ कैश रिजर्व रेशियो भी वो क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। तो दिस इज द टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो वहां पर जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है, उसको माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? नेट एसेट वैल्यू। तो याद रखना यहां पर क्या आता है? कॉर्पस। तो दिस इज द यूनिट कैपिटल। तो ये कॉर्पस में आपके पास क्या है? यूनिट कैपिटल है, और साथ में आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस है, और ये आपके पास करंट लायबिलिटीज है, एंड दिस इज योर टोटल एसेट्स। तो हाउ टू कैलकुलेट द नेट एसेट वैल्यू? टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अब ये वहां पर एनएवी जो कैलकुलेट हो रही है दिस इज ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे क्यों कैलकुलेट हो रही है? हम इन्वेस्टर को बताना चाहते हैं कि आपने जो 10 रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज उस 10 रुपीज की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ₹10 एज ऑन टुडे? एंड दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग ऑन डेली बेसिस। ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट होगी। तो वी आर कंसिडरिंग द मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल एसेट्स। तो वी आर कंसिडरिंग द मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल एसेट्स। साथ में अगर कोई भी एक्रूड इनकम है, क्योंकि डेली बेसिस पे हमें बताना है, एनएवी का मतलब क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो टेक्निकली वहां पर डेली बेसिस पे कोई भी एक्रूड इनकम्स हैं तो वी हैव टू कंसीडर ऑल द एक्रूड इनकम, और कोई भी अगर एक्रूड एक्सपेंसेस हैं तो उनको भी वहां पर हम कंसीडर करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द एनएवी एज ऑन टुडे। तो दैट्स व्हाई व्हाट इज द नेट एसेट वैल्यू? दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स प्लस रिसीवेबल्स प्लस एक्रूड इनकम प्लस अदर एसेट्स माइनस एक्रूड एक्सपेंसेस माइनस पेबल्स माइनस अदर लाइबिलिटीज। तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगी? नेट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। तो क्या निकल के आ जाएगी? एनएवी पर यूनिट। तो याद रखना, एनएवी अगर लिख भी दिया क्वेश्चन में कैलकुलेट द एनएवी, वी ऑलवेज कैलकुलेटिंग ऑन एनएवी पर यूनिट, क्योंकि मार्केट में जो इंटरप्रिटेशन है दिस इज फॉर द एनएवी पर यूनिट, दिस इज नॉट फॉर द नेट एसेट वैल्यू। तो याद रखना, क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखी है वी शुड कैलकुलेट द एनएवी पर यूनिट, क्योंकि उसी की मार्केट में क्या है? इंटरप्रिटेशन है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना है कि वी शुड कैलकुलेट द एनएवी पर यूनिट। तो यहां पर एवरी म्यूचुअल फंड शुड कैलकुलेट द एनएवी ऑन डेली बेसिस। दिस इज कैलकुलेटेड फॉर द पर्टिकुलर स्कीम, नॉट फॉर द होल म्यूचुअल फंड। एनएवी सिग्निफाइज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर आज स्कीम बंद हो जाए तो कितना वहां पर पैसा मिलेगा इन्वेस्टर को? दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग द एक्रूड इनकम एंड एक्रूड expenses. So to get each unit that one is holding, if the scheme is liquidated on that date, NAV calculated for each scheme, not for the whole company or the whole mutual fund. While using the NAV, we should always give first preference to the market value. तो this is the valuation rule. मैंने आपको बताया था, listed अगर assets है, listed securities है, तो we have to calculate it using the closing market price. अगर cash and cash equivalents है, this is at book value. और अगर unlisted securities में हमने पैसा invest कर रखा है, तो उस केस में we are considering the book value or the last available price, whichever is lower. We are considering the conservative approach. हम कौन सी approach follow करेंगे? Conservative अप्रोच। तो दिस इज द वैल्यूएशन रूल। सिंपल वैल्यूएशन रूल आपके पास क्या है कि जिनकी मार्केट वैल्यूज दे रखी है तो वी आर कंसीडरिंग द मार्केट वैल्यूज, अदरवाइज वी आर कंसीडरिंग द बुक वैल्यूज। तो दिस इज योर नेट एसेट वैल्यू एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1C। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, कम से कम इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 5 टाइम्स आ सकता है, आ चुका है, और वहां पर आगे भी आ सकता है। वहां पर उनके लिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1C ऑलरेडी 5 टाइम्स वहां पर एग्जाम में ये आ चुका, उससे ज्यादा आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान से करना है। इसके कई सारे 3-4 क्वेश्चंस हैं, तो तीनों चारों क्वेश्चंस एक बार जरूर देख लेना। उसके अंदर जो अलग अलग एडजस्टमेंट्स है वो देख लेना, मैं फिर भी आपको रिवाइज कराऊंगा। तो वी हैव लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट आपको दे दिया है, कैश इन हैंड, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट, other of these bonds not listed and quoted, other fixed income securities at cost, dividend accrued amount payable on shares, expenditure accrued number of units, and current realizable value of fixed income securities face value 100 is 96.5.
साथ में ऑल द लिस्टेड इक्विटी शेयर्स आर परचेज एट द टाइम व्हेन मार्केट वैल्यू इंडेक्स वाज 12,500 ऑन एनएवी डेट द मार्केट पोर्टफोलियो इंडेक्स इज 19975. तो वी विल कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स. देयर हैज बीन ए डिमिनिशन ऑफ 15% इन द अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. तो उनकी वैल्यू 15% से कम हो गई है. लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स कैरिंग ए मार्केट वैल्यू ऑफ 7.5 lakhs ऑन, देख लीजिए, दिस इज ऑन एनएवी डेट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर टू 2.24. ऑलरेडी पेड है, तो दिस इज पेड, तो मतलब ऑलरेडी कैश के अंदर एडजस्ट हो चुका है. ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो यहां पर उन्होंने पूछा है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी भाई कैश के अंदर उसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है. दे आर ऑलरेडी गिवन यू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड दैट्स व्हाई यहां पर ये ऑलरेडी एडजस्टेड है. ठीक है, तो सबकी जिसकी मार्केट वैल्यूज दे रखी है तो वी आर कंसिडरिंग द मार्केट वैल्यूज, और जिनकी नहीं दे रखी है तो वी आर कंसिडरिंग द बुक वैल्यूज. ठीक है, एक बार वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, करंट रिलायजेबल वैल्यू लिख दी और उसके बाद लिख दिया वहां पर लास्ट में फिर एक लाइन लिख दी, दिस इज एट कॉस्ट. तो आप क्या करोगे, हमें कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन पढ़ना और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एट कॉस्ट, तो वी आर कंसिडरिंग एट कॉस्ट. ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन की एडजस्टमेंट बता रहा हूं और इसलिए ये चीज डिस्कस कर ली क्योंकि काफी क्वेरी है इस पॉइंट पे क्वेश्चंस में कि वहां पर सर इस पॉइंट में क्या करें, उसकी मार्केट वैल्यू भी दे दी है और लास्ट में एट कॉस्ट लिख दिया. तो लास्ट में बिकॉज वी आर फॉलोइंग द कॉन्टिन्यूटी रूल, हम हमेशा क्वेश्चन पढ़ते हुए क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी रूल को फॉलो करेंगे, तो वी हैव टू फॉलो एट कॉस्ट. तो कॉस्ट पे उसको लेके आ जाएंगे. तो देख लो सर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. तो लिस्टेड शेयर्स की वैल्यूएशन कर देंगे. जब पैसा लगाया था तो इंडेक्स की वैल्यू थी 12,500 और आज के दिन वैल्यूएशन कितनी है, 19975. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स, कैश इन हैंड, दिस इज एट बुक वैल्यू. लिस्टेड शेयर्स की वैल्यूएशन बता दी 7.5. देख लो आपके पास कितना बता दिया, 7.5. अनलिस्टेड बॉन्ड्स की उन्होंने कहा 15% से वैल्यू क्या हो गई, डिमिनिश हो गई है. फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन बता दी 96.5 के हिसाब से. साथ में डिविडेंड एक्रूड को ऐड करेंगे. अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स क्या कर देंगे, लेस लायबिलिटी है हमारी, साथ में एक्रूड एक्सपेंसेस उसको लेस कर देंगे. तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. ऑलरेडी नंबर ऑफ यूनिट्स इज गिवन, दिस इज 2.75. तो डेफिनेटली वी विल गेट द एनएवी पर यूनिट. तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, एनएवी पर यूनिट. चेक कर लीजिए एक बार. तो फुल फ्लैज क्वेश्चन है और ये मैंने इसलिए आपको क्लास के नोट्स के साथ ही कवर करा रहा हूं कि कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे. अगर इंस्टीट्यूट के वहां पर आंसर में कोई मिस्टेक्स हैं तो डेफिनेटली वो मैंने ऑलरेडी क्लास के सॉल्यूशंस में उनको कवर किया हुआ है और बताया हुआ है कि यहां पर ये मिस्टेक्स हैं. ठीक है, तो वहां पर कैलकुलेशन एरर्स भी हैं, कॉन्सेप्चुअल एरर्स भी हैं, प्रिंटिंग एरर्स भी हैं, हर तरह के एरर्स आपको देखने को मिलेंगे स्टडी मटेरियल में. तो उसको हमने डेफिनेटली यहां पर अपने सॉल्यूशंस के अंदर कवर किया है. जिनको भी मेरे क्लास नोट्स को देखना है तो ऑलरेडी मैंने अपने अरियन सीए ऐप पे वहां पर प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहां पर आप उनको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्लास नोट्स का देखना है, क्लास के अंदर कैसे उसका सॉल्यूशन मैंने कराया वो आप वहां पर चेक कर सकते हैं. दिस इज ऑन अवर ऐप, दिस इज अरियन सीए ऐप ऑन एंड्रॉइड, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 1F. ये एग्जाम में आ चुका है 2 टाइम्स. तो आप ये समझ लो म्यूचुअल फंड में जितने भी क्वेश्चन मैं यहां करा रहा हूं कम से कम एग्जाम में 2 बार आ चुके हैं, कम से कम बता रहा हूं. तो यहां पर क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, उन्हीं क्वेश्चंस को वो क्या कर रहे हैं, रिपीट करते रहते हैं. कभी बैक कैलकुलेशन क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, कभी वहां पर आपके पास रीइन्वेस्टमेंट प्लान, डिविडेंड पे आउट प्लान, उनके क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, कभी सिंपल एनएवी कैलकुलेशन के क्वेश्चन को रिपीट करेंगे. तो मतलब यहां पर रिपीट बहुत ज्यादा बार हुआ है. तो डेफिनेटली हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहां पर आपके साथ कवर कर रहा हूं. मतलब एक बार आपने 14 क्वेश्चन किए, पूरा चैप्टर एकदम बेस से क्लियर हो जाएगा. फिर कोई क्वेश्चन वहां पर गलत होने का कोई चांस नहीं है. और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको लेके जानी है. अगर नया क्वेश्चन ड्राफ्ट होके आता है तो आप उसको वहां पर टारगेट कर सके, उसको सही से वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सके. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. रट्टा मत लगा लेना. काफी लोग क्या करते हैं वहां पर रट्टा लगा लेते हैं, क्वेश्चन रट लो, टीचर कह रहा है भाई रट लो ये पॉइंट. सर रटने से कुछ होने वाला नहीं है. कितना रटोगे, इतना बड़ा कोर्स है, इतने सारे क्वेश्चंस है, 500+ क्वेश्चंस है, तो कब तक आप रटोगे उनको. तो आप एक चीज ध्यान रखना, पूरा कॉन्सेप्चुअल होके जाना है. जो जो आपको लगता है कि ये पॉइंट ध्यान रखना, तो उसको अपने लास्ट टाइम रिवीजन शीट में लिख लो कि इस पॉइंट को वहां पर मुझे रिवाइज करना है. तो उन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना. अगर आप सोच रहे सारा एक साथ रिवाइज कर लें, इट इज नॉट पॉसिबल. तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 1.5 डेज में, जो आपके पास लास्ट में 1.5 डेज मिलेंगे, आपके पास
पास अबाउट 24 आवर्स का आपको टाइम मिलता है फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, तो वो आप कैसे करेंगे तो वो भी मैं साथ में आपके साथ शेयर करूंगा। तो उस स्ट्रैटेजी को भी आप फॉलो करेंगे तो पूरा आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी वहां पर इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप चैप्टर वाइज अगर रिवाइज कर रहे हैं तो ये मेरे नोट्स वहां पर आप रख लेना सामने और इजीली आप पूरे चैप्टर को इजीली रिवाइज कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड का चैप्टर है, आप हार्डली 15 से 20 मिनट में पूरा रिवीजन कर सकते हैं अपना, तो आपके 8 मार्क्स 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करना, फिक्स कर लेना, ये करना है मुझे लास्ट डे पे, और वही आप अगर करोगे तो फिर देखना आपका फुल फ्लैज रिवीजन हो जाएगा। तो ये सब स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तभी एग्जाम में आपकी देख लीजिए वहां पर 70-80 मार्क्स आपके प्लस आने वाले हैं, और ये मेरी गारंटी, अगर आप बहुत अच्छे से करके जाओगे तो आते हैं। और यहां तो लाइन है सर, मैं आपको बता रहा हूं, लाइन से आपके पास यहां पर एग्जाम्पशंस आती है लोगों की, तो मतलब आप भी टारगेट कर सकते हैं, आप भी अपना रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर 1F, तो 1F बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वहां पर आपके पास दिस इज ऑन 1 अप्रैल 2009, फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड, उसकी एसेट्स बता दी उन्होंने वहां पर, दीज आर द शेयर्स, इन शेयर्स में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए, मार्केट प्राइस उनका बता दिया, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं उसके, दिस इज 8 लाख। तो काफी लोगों को एक पॉइंट में डाउट रहता है, भाई ये जो मैंने आपको बताया यहां पर कॉर्पस में यूनिट्स है इनटू फेस वैल्यू, साथ में रिजर्व एंड सरप्लस, तो वो यूनिट्स इश्यू कर रहा है, और जो वो पैसा आ रहा है उस पैसे को डिफरेंट एसेट्स में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। दोनों अलग चीज हैं, बोथ आर डिफरेंट, तो ये चीज आप ध्यान रखना, काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो दिस इज योर नंबर ऑफ यूनिट, दीज आर नॉट नंबर ऑफ शेयर, दीज आर नंबर ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द एनएवी ऑन 1 अप्रैल 2009, कर देंगे भाई, सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई विद मार्केट प्राइस पर शेयर। देखिए सर, दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस पर शेयर, वी विल गेट द मार्केट वैल्यू, टोटल नेट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 8 लाख, तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, एनएवी पर यूनिट। क्या आ जाएगा आपके पास, एनएवी पर यूनिट। साथ में सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, assuming that on 1st April 2009 Mr. X HNI sent a check of 50 lakhs to the fund and the fund manager immediately purchased 80,000 shares of C, इसके 18,000 शेयर उसने परचेज कर लिए, देख लीजिए, एंड द बैलेंस हेल्ड इन बैंक, और जो बैलेंस रह गया वो कहां पर रख लिया, कैश में रख लिया, कैश इन बैंक। देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द फंड, तो वी विल कैलकुलेट द रिवाइज पोजीशन, हमें रिवाइज पोजीशन यहां पर कैलकुलेट करने है, बड़ा सिंपल है। तो देखो ना सर, 50 लाख में से सबसे पहले उसने क्या किया, 18,000 शेयर्स उसने परचेज कर लिए सी लिमिटेड के 264.4 पे, चेक कर लो, 264.4 पे परचेज कर लिए। जो बैलेंस बच गया वो क्या है, कैश, जो बैलेंस बच गया वो आपके पास क्या है, कैश बैलेंस, एंड दिस इज योर 2,40,800। ठीक है, तो वो पूछा व्हाट इज द रिवाइज वैल्यू ऑफ द फंड, तो भाई निकाल देंगे। तो चेंज क्या आने वाला है, बस ये चेंज आने वाला है, दिस इज द चेंज। पहले 10,000 शेयर्स थे और 18,000 शेयर्स और परचेज कर लिए, दिस इज एट 264.40, और बैलेंस पैसा कहां रख लिया हमने, कैश में। तो व्हाट इज द रिवाइज नेट एसेट वैल्यू, दिस इज द टोटल नेट एसेट वैल्यू, एंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। अब देखो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितने होंगे सर, तो उसने यहां पर क्या किया सर, 50 लाख रुपीस लिए, और कितनी एनएवी आ रही है, 119.0475, उस रेट पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो कितनी निकल के आ गई, एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स। ये मेरे पास क्या निकल के आ गई, एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, दिस इज 8 लाख प्लस 42,000, एंड दिस इज योर 8,42,000 यूनिट्स। ठीक है, नाउ इन द सी पार्ट में वो क्या पूछ रहा है भाई, अब वो 2 अप्रैल में कह रहा है कि ये सब शेयर प्राइसेस आ गए हैं, एंड व्हाट इज द न्यू एनएवी। न्यू एनएवी क्या होगी भाई, दोबारा से निकाल देंगे। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि कुछ करना ही है, बस एक कंटिन्यूटी को फॉलो करना है, क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको करते चले जाना है। तो नाउ वी हैव ABCDE, अब मेरे पास सी में कितने शेयर्स है, 28,000, और उनके क्या दे रखे हैं आपको, मार्केट प्राइसेस दे रखे हैं, वी विल गेट द मार्केट वैल्यू, साथ में कैश एंड बैंक कितना है, 240,800, एंड दिस इज योर नेट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नाउ द नंबर ऑफ यूनिट्स इज 8,42,000, तो यू विल गेट द एनएवी पर यूनिट, एंड दिस इज द एनएवी ऑन द 2 अप्रैल। तो ये आपके पास देख लीजिए, कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन है, एंड दिस इज अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। तो ये आपके पास देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पास सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में 2 बार आ चुका है। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर एचपीआर, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो काफी सारे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, हर चैप्टर में एचपीआर आ रहा है। तो एचपीआर क्या है एग्जैक्टली आपके पास, जितने टाइम एसेट को होल्ड कर रहे हैं उसकी क्या निकालनी है, रिटर्न निकालनी है। ठीक है, मान लो टाइम पीरियड इज 4 मंथ्स, अगर मैंने 4 मंथ्स के लिए एसेट को होल्ड किया, जब पैसा लगाया था एनएवी थी 10 रुपीज की, और जब पैसा आया मेरे पास लास्ट में आ रहा है एनएवी है 10.5 है सर। साथ में मुझे डिविडेंड्स मिले 0.5 के, साथ में मुझे कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भाई कैपिटल गेन है क्या? अब मेरे बिहाफ पे कौन सेल परचेज कर रहा है, म्यूचुअल फंड। अब वो सेल परचेज कर रहा है, वहां पर कैपिटल गेन जनरेट हो रहा है, उसका कुछ पार्ट आपको कैश में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मान लो 1 रुपए का आपको कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, डिविडेंड दे दिया 0.5। ये डिविडेंड क्या है, तो अगर आप खुद एक्टिव इन्वेस्टमेंट करते तो खुद डिविडेंड आपको मिलता, आपके अकाउंट में आता। अब डिविडेंड किसके अकाउंट में आ रहा है, म्यूचुअल फंड के अकाउंट में आ रहा है, तो उसका कुछ पार्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो दिस इज योर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम क्या निकाल देंगे, वहां पर रिटर्न निकाल देंगे। रिटर्न क्या आपके पास, जो भी आपकी रिटर्न जनरेट हुई है, दिस इज योर अनरियलाइज कैपिटल गेन। अनरियलाइज है ना, क्योंकि कब रियलाइज होगा, जब आप बेचोगे यूनिट्स, प्लस साथ में आपको डिविडेंड मिला, साथ में आपको क्या मिला, वहां पर आपको क्या मिला, दिस इज योर कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड। एंड व्हाट इज योर एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड, दिस इज योर 10। ठीक है, तो देख लीजिए आपके लिए कितना जनरेट हो गया, दिस इज योर 0.5 1 रुपीज 2 रुपीज, तो मेरे लिए कितने रिटर्न आ गई, 20%। बट दिस इज फॉर 4 मंथ्स, याद रखना, दिस इज फॉर 4 मंथ्स एंड दिस इज योर एचपीआर। इसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। जितने टाइम मैंने एसेट को होल्ड किया उसकी क्या निकालनी है, रिटर्न निकालनी है। ठीक है, तो दिस इज योर एचपीआर, बट एचपीआर को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द एनुअलाइज्ड रिटर्न। हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एनुअलाइज यील्ड में कन्वर्ट कर देंगे, एनुअलाइज रिटर्न में कन्वर्ट कर देंगे। 20%, दिस इज फॉर 4 मंथ्स, मुझे किसको कहां लेके आना है, पर एनम बेसिस पे लेके आना है। तो दिस इज फॉर पर एनम बेसिस, तो कितना निकल के आ जाएगा, दिस इज योर 60% पर एनम। तो ये मैं यहां पर आपको करके क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज अगर क्वेश्चन में एचपीआर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो 4 महीने की रिटर्न है, और अगर वहां पर एनुअलाइज लिखा हुआ है तो उसका मतलब पता क्या है, वो है तो 4 महीने की रिटर्न, बट उसको हम कहां लेके आए हैं, पर एनम बेसिस पे। हम उसको कहां लेके आए हैं, दिस इज ऑन पर एनम बेसिस। तो ये चीज अपने माइंड में सेट कर लेना कि अगर एनुअलाइज रिटर्न निकला है उसका मतलब 1 साल की रिटर्न नहीं है, उसका मतलब है कि वो रिटर्न तो 4 महीने की है, बट उसको कहां लेके आए, रीसेट कहां पर किया है, दिस इज ऑन पर एनम। तो वो मेंटली आपको माइंड में अपने ये पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा कि वो ऐसा नहीं है कि मैंने 1 साल वहां पर हमने होल्ड किया था। नो सर, हमने होल्ड तो 4 महीने किया था, तो 4 मंथ्स की रिटर्न है, दिस इज योर होल्डिंग पे रिटर्न, बट उसको हम जो शो करेंगे दिस इज ऑन एनुअलाइज बेसिस। हम क्योंकि रिटर्न्स का दुनिया में एक ही मतलब है, पर एनम बेसिस, तो वी हैव टू शो दैट रिटर्न इनटू द पर एनम बेसिस, दैट्स व्हाई। तो अगर क्वेश्चन में एनुअलाइज यील्ड लिखा है बट टाइम पीरियड 4 महीने ही है, तो उसका मतलब उसको रीसेट करके कहां लेके आना है, 4 महीने पे, तो वापस उसको लेके आ जाएंगे। तो वापस करने के लिए क्या करोगे, 60% डिवाइड बाय 12 इंटू 4 कर दोगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देख लीजिए, दिस इज योर 20% फॉर 4 मंथ्स। दिस इज द सिंपल पॉइंट जो आपको माइंड में फिट कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, आपको क्लैरिटी चाहिए इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसलिए मैं साथ में ही क्लैरिटी आपको दे रहा हूं। तो दिस इज योर क्लोजिंग एनएवी, एनएवी एट द एंड माइनस एनएवी एट द बिगिनिंग, प्लस डिविडेंड रिसीव प्लस कैपिटल गेन रिसीव डिवाइड बाय एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड, एंड दिस इज योर ओपनिंग एनएवी इन 200। दिस इज एचपीआर, और इसको क्या करेंगे, एनुअलाइज करेंगे, इसको क्या करेंगे, एनुअलाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो इस पॉइंट को बिल्कुल टारगेट करना और ध्यान से समझना कि वहां पर कब वो एनुअलाइज है, कब वो एचपीआर है। एचपीआर को एनुअलाइज करना है, एनुअलाइज को एचपीआर करना है, वी कैन इजिली कन्वर्ट इट। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 2C एग्जाम में कितनी बार आ चुका है सर, 5 टाइम्स। तो ये सब बहुत पॉपुलर है सर म्यूचुअल फंड के चैप्टर में, और ये सब रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसलिए आप ध्यान रखना, ये सब चीजें आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए और क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए। अगर आप रट रहे हैं तो आप अपने साथ ब्लंडर कर रहे हैं, और रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। रट लो और फिर भूल जाओ, रट लो और फिर भूल जाओ, कुछ होने वाला नहीं है, एग्जाम पास होने वाला नहीं है, गारंटी लिख लो सर। ठीक है, एक सब्जेक्ट में रट लोगे, दूसरे में नहीं रट पाओगे, तो मतलब आप पास होने वाले नहीं हो। तो इसलिए क्लैरिटी से बता रहा हूं,
कोई रट्टा नहीं लगाना है, आपको क्लैरिटी से कॉन्सेप्ट समझना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और जितना प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट योर रिजल्ट, डेफिनेटली आपको वहां पर रिजल्ट मिलेगा। मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी लेता हूं, आपकी एग्जामिनेशन आने वाली है सर, ठीक है, तो फुल गारंटी है सर, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, एग्जामिनेशन की गारंटी मेरी है सर, ठीक है। और आजकल तो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, कितना भी अनलिमिटेड कैरी ऑन कर सकते हैं, तो डिफरेंट स्कीम्स आ गई हैं आईसीआई की, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप उसको फॉलो करें, ठीक है। तो देखिए सर, Mr. A has invested in 3 mutual funds and we have A, B and C date of investment, amount of investment, NAV at entry date, dividend received and we have NAV exit, ठीक है, 31 मार्च 2016। क्लोजिंग NAV आपको दे दी, तो ओपनिंग क्लोजिंग सब दे दिया। एज्यूम 1 ईयर इक्वल टू 365, तो इस पॉइंट पे मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर क्वेश्चन में आपके पास मंथ्स ईयर्स दे रखे हैं और साथ में लिख दिया भाई 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, मतलब जो कैलकुलेशन होनी है दिस इज इन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो वी शुड काउंट द नंबर ऑफ डेज इन द क्वेश्चन, और वो खाली म्यूचुअल फंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी चैप्टर, चाहे वो आपके पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो, कोई आपके पास देख लीजिए वहां पर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट हो, फॉरेक्स हो, डेरिवेटिव्स हो, कहीं पर भी हो, अगर 1 ईयर इक्वल टू 365 लिख दिया तो मतलब वहां पर जो कैलकुलेशन हो रही है इन नंबर ऑफ डेज, यू शुड काउंट द नंबर ऑफ डेज। शो द अमाउंट ऑफ रुपीज अप टू द 2 डेसिमल पॉइंट्स, तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी है वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, आपने नहीं फॉलो किया तो हो सकता है वो 0 दे दे, और आप फिर वहां पर कमेंट मत करना कि सर ये 0 कैसे दे दिया, चेकिंग करनी नहीं आती। आप अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आपको 0 ही मिलने वाला है सर, ठीक है। तो देखिए सर, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव यील्ड, वही आपको एनुअलाइज यील्ड निकालना है अप टू द 3 डेसिमल पॉइंट, और रिटर्न के लिए क्या लिख दिया 3 डेसिमल तक बताओ, on per annum basis in respect of each of the above 3 mutual fund। अब देखो ना, ये टाइम पीरियड आपके पास 1 साल नहीं है, ये टाइम पीरियड 1 साल नहीं है, देख लीजिए, दिस इज योर टाइम पीरियड इज नॉट 1 ईयर, दिस इज नॉट द टाइम पीरियड 1 ईयर। तो यहां पर आप देखो, सबसे पहले एचपीआर निकालेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, एनुअलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने माइंड में फिट कर लेना, क्योंकि अगर आपको म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन करने हैं तो इस पॉइंट को वो टेस्ट करेंगे ही करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो देखिए सर, स्टार्टिंग फ्रॉम द म्यूचुअल फंड ए, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, देख लीजिए, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1/1/2015 और क्लोजिंग आपके पास कब है 31 मार्च 2016। अब वहां पर क्लियर मैंने आपको लिख भी दिया है कि इफ मंथ और ईयर्स आर गिविंग अलोंग विद द नोट 1 ईयर इक्वल टू 360 और 365, देन ऑलवेज डू कैलकुलेशन इन द नंबर ऑफ डेज ओनली। लिख लो अपने पास जितना लिख सकते हो सर, ठीक है। तो 2016 इज द लीप ईयर, वो भी ध्यान रखना है सर, डिवाइड बाय 4 हो रहा है, तो मतलब दिस इज द लीप ईयर, तो फरवरी में कितने डेज होंगे 29 डेज, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन करते हुए। तो वी शुड काउंट द नंबर ऑफ डेज, तो आपके पास नवंबर के 30 डेज हो गए, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 29 और वहां पर आपके पास मार्च के 31, तो टोटल नंबर ऑफ डेज इज 152 डेज। तो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डेट ऑफ रियलाइजेशन और द क्लोजिंग जो भी एनएवी है दोनों ही ऐड होंगे सर, दोनों ही कंसिडर होंगे। एक जगह उन्होंने मिस्टेक कर रखी है, जब पैक कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया ना तो वहां पर एक दिन उन्होंने कम कर दिया, ठीक है, टेक्निकली वो गलत है, आप देख लो ना, ये मेरा जो सॉल्यूशन है दिस इज एज पर आईसीआई है, और यहां पर उन्होंने डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जो क्लोजिंग आपके पास डेट है दोनों को कंसीडर किया है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज। तो जब बैक कैलकुलेशन करेंगे तब भी भाई कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, अभी वो क्वेश्चन भी मैं कवर करूंगा। तो नाउ वी हैव 152 डेज, तो नंबर ऑफ यूनिट, सबसे पहले वी शुड कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो देखना सर, मेरे इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है 1 लाख एंड एनएवी कितनी है 10.3, एक समझ लो, आगे समझ में आ ही जाएगा। और डिविडेंड का अमाउंट कितना है 2850 और क्लोजिंग एनएवी इज 10.25, ये आपको डेटा दे दिया है। तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो दिस इज 1 लाख डिवाइड बाय 10.3, दिस इज द एनएवी एट एंट्री डेट, तो आपके पास 9708.74 यूनिट्स आ गया, साथ में डिविडेंड मिल रहा है। एनएवी एट क्लोजिंग एनएवी आपके पास देख लीजिए 10.25 है, तो एंडिंग वैल्यू कितनी आ गई, ये रहा नंबर ऑफ यूनिट्स, ये रहा आपके पास, तो एंडिंग वैल्यू आपके पास आ गई 99,514.59। तो मैंने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए और अब वैल्यू कितनी है 9951, तो मुझे कैपिटल लॉस हो गया, साथ में डिविडेंड इनकम मिली, कोई कैपिटल गेन नहीं है तो नहीं लेंगे, डिवाइड बाय एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड इज 1 लाख। दिस इज योर एचपीआर, ये मेरे पास क्या निकल के आया, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, कितने दिन की रिटर्न है 152 डेज की रिटर्न है, देख लीजिए 152 डेज की रिटर्न है, तो उसको क्या करेंगे एनुअलाइज करेंगे, उसको क्या करेंगे
एनुअलाइज करेंगे तो कर देंगे सर 2.365% डिवाइड बाय 152 इंटू 365, तो मेरे पास क्या निकल के आ गई, एनुअलाइज यील्ड निकल के आ गई। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में 5.679% पर एनम दे दिया, उसका मतलब एक साल की रिटर्न नहीं है, टेक्निकली वो क्या है 152 डेज की रिटर्न है, बट उसको क्या किया गया है, एनुअलाइज किया गया है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। तो वो कॉन्सेप्ट अपने माइंड में फिट कर लो। काफी लोगों की क्वेरी है, इसलिए बार बार फोकस करा रहा हूं इस पॉइंट पे। वो सोचेंगे ये तो एक साल की रिटर्न, नॉट एक साल की है, तो वो 152 डेज की, समझ पा रहे हो, उसको क्या किया गया, रीसेट किया गया है पर एनम पे। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। तो वो बोला जाता है पर एनम एक साल की रिटर्न है, बट टेक्निकली दिस इज नॉट द 1 ईयर रिटर्न, दिस इज द रिटर्न ऑफ 152 डेज एंड वी हैव टू कन्वर्ट ऑन पर एनम बेसिस। ठीक है, उसका रियल मीनिंग ये है सर। Now we have mutual fund B. Date of investment is 1/2/2016 and the closing is 31st March 2016. Number of days count करेंगे 29 days for February and 31 days for March. 60 days आ गए आपके पास। Number of units, dividend and ending value में हमने निकाल लिया and this is your capital gain, ये capital gain plus dividend divided by actual amount invested is 2 lakh and this is your 3.750% for the 60 days and इसको एनुअलाइज करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास 22.813% पर annum. On the same way we have mutual fund C. The date of investment is 1st March. The closing आपके पास है 31st March. Number of days is 31 days. Number of units आपके पास आ गए 2 lakh divided by 10.10 and this is ending value आपके पास आ गई and then we have to calculate the HPR, holding period return. This is negative 0.990%. This is for 31 days and we should go for the annualized. तो ये मेरे पास क्या आ गई, this is on per annum बेसिस। तो मेरी एनुअलाइज यील्ड कितना आ गया 11.656% नेगेटिव पर एनम। तो ये आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट था। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन। 5 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 5 टाइम्स सर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखिए वी हैव क्वेश्चन नंबर 2D। तो ये भी क्वेश्चन सेम इसी की तरह का, बट दिस इज बेस्ड ऑन बैक कैलकुलेशन। This is based on back calculation, तो that's why this question is very very important। कभी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है, 2 बार आ ही चुका है ऑलरेडी 2 टाइम्स एग्जाम में आपके ऑलरेडी आ चुका है, अब दोबारा से भी कभी भी आ सकता है। तो मतलब हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए सर, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दे दिया है, नेट एसेट वैल्यू एट द टाइम ऑफ एनएवी एट एंट्री, डिविडेंड रिसीव, एनएवी एट एग्जिट एंड या क्लोजिंग हम कह सकते हैं, एंड आपको ऑलरेडी इफेक्टिव यील्ड दे दी ऑन पर एनम। अब आप ये नहीं कह सकते ये पर एनम, टेक्निकली ये वहां पर आपके पास डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको उन्होंने नहीं दी है। तो क्वेश्चन में एक चीज और निकालना है, तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ डेज और उससे मुझे क्या निकालना है, देख लीजिए डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है वो, assume 1 year is equal to 365 days। अगेन तो नंबर ऑफ डेज काउंट करने पड़ेंगे। मिस्टर वाई हैज मिसप्लेस्ड द डॉक्यूमेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन फाइंडिंग द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज द मेन फाइंडिंग जो हमें चाहिए। क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन ये है, दे वांट टू नो द डेट ऑफ हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, एनुअलाइज यील्ड ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, आफ्टर एसर्टेनिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच स्कीम, निकाल देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकाल, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एनएवी एट एंट्री डेट, ये रही सर आपके पास, टोटल एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, टोटल यील्ड एंड दिस इज द नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड, और उसके बाद फाइनली मुझे क्या निकालनी है, व्हाट इज द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आपके पास है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने लिखवा भी रखा है, देख लो 2 टाइम्स ऑलरेडी आ चुका है। तो देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ यूनिट्स सबसे पहले निकाल देंगे एंड दिस इज योर टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइड बाय एनएवी एट एंट्री डेट एंड दिस इज योर नंबर ऑफ यूनिट्स। कितनी यूनिट्स आपके पास हैं, टोटल नेट एसेट वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास ये रही, एंड एनएवी एट क्लोजिंग एनएवी आपके पास ऑलरेडी है, तो दिस इज द एनएवी नेट एसेट वैल्यू एट द एंड, वो आपके पास आ गया। दिस इज द सेकंड पॉइंट दे वांट टू नो इन द क्वेश्चन। साथ में दे वांट टू नो द टोटल यील्ड, टोटल यील्ड चाहिए भाई। तो टोटल यील्ड क्या है आपके पास, देख लीजिए, दिस इज योर अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड प्लस, वहां पर कैश कैपिटल गेन्स है नहीं क्वेश्चन में, बट अगर होता तो वो भी कंसिडर होता। तो अनरियलाइज कैपिटल गेन क्या होगा, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, दिस इज योर क्लोजिंग वैल्यू, एनएवी एट द एंड माइनस एनएवी एट द बिगिनिंग, एनएवी एट द एंड माइनस एनएवी एट द बिगिनिंग, एनएवी एट द एंड माइनस एनएवी एट द बिगिनिंग, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। साथ में डिविडेंड भी मिला है 6000 नील एंड 5000, तो साथ में हमें डिविडेंड भी मिला है। डिविडेंड देख लो कितना कितना दे रखा है, दिस इज 6000 0 एंड 5000, चेक कर लीजिए।
तो व्हाट इज योर टोटल यील्ड, टोटल रिटर्न आ गई मेरे पास, देख लीजिए 5029.17, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज द टोटल यील्ड, परसेंटेज में निकालनी है, याद रखना टोटल यील्ड इन परसेंटेज निकालनी है, तो टोटल रिटर्न डिवाइड बाय टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है 2 लाख, 4 लाख प्लस 2 लाख, तो व्हाट इज योर टोटल यील्ड, दिस इज योर टोटल यील्ड परसेंटेज टोटल यील्ड एंड दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये उन्होंने पूछा था व्हाट इज द टोटल यील्ड, टोटल यील्ड हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सिंपल पहले इंडिविजुअली हमने तीनों की यील्ड निकाली, अनरियलाइज कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड टोटल किया डिवाइड बाय टोटल एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख, तो दिस इज योर 8 लाख, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, दिस इज योर टोटल यील्ड इन परसेंटेज, ठीक है, चेक कर लीजिए, दिस इज द थर्ड पॉइंट जो क्वेश्चन की डिमांड थी सर, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट में दे वांट टू नो, क्या जानना चाहते हैं फोर्थ पॉइंट में, नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने दिन आपकी इन्वेस्टमेंट रही, तो यहां पर बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको यील्ड ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो एनुअलाइज यील्ड ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, देख लीजिए व्हाट इज एनुअलाइज यील्ड, इफेक्टिव यील्ड ऑन पर एनम बेसिस, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो देखिए सर फोर्थ पॉइंट में हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेंगे, ऑलरेडी मुझे एनुअलाइज यील्ड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बस वो पॉइंट आप ध्यान रखना माइंड में, ऑलरेडी एनुअलाइज यील्ड आपको दे रखी है क्वेश्चन में, तो अब हम वहां पर बैक कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं। सबसे पहले एचपीआर कैसे निकालेंगे, दिस इज योर टोटल यील्ड ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये रही सर टोटल यील्ड, ये रही मेरे पास, इंडिविजुअली मैंने वहां पर देख लीजिए एक्स वाई जेड तीनों के लिए टोटल यील्ड हमने कैलकुलेट कर ली है, तो पहले एचपीआर निकाल देंगे, दिस इज द टोटल यील्ड डिवाइड बाय एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड, तो ये मेरे पास क्या आ गया एचपीआर। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द एचपीआर इनटू द एनुअलाइज यील्ड, और ऑलरेडी एनुअलाइज यील्ड आपको दे रखी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय होल्डिंग पीरियड इनटू 365, ठीक है, और यही तो मुझे नहीं पता ना, और वो किसके बराबर है, दिस इज योर एनुअलाइज यील्ड ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो बैक कैलकुलेशन से हम क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ डेज ऑफ होल्डिंग, दिस इज योर 2.5146 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इनटू 365 इक्वल टू 9.66, तो नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे आपके पास 95 डेज। ऑन द सेम वे वी हैव म्यूचुअल फंड वाई, नेगेटिव रिटर्न थी डिवाइड बाय एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड, और वो किसके बराबर है 0.9901%, तो एनुअलाइज यील्ड आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, देख लीजिए दिस इज योर 11.66%, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ डेज ऑफ होल्डिंग एंड दिस इज योर 31 डेज। तो अगर आप देख पा रहे होंगे पिछला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत एक दो फिगर्स का डिफरेंस है, तो आप चेक कर सकते हैं, ये जस्ट रिवर्स कैलकुलेशन है उस क्वेश्चन की। तो देखिए सर म्यूचुअल फंड जेड होल्डिंग पीरियड रिटर्न 9000 डिवाइड बाय 2 लाख 4.5%, और इसको एनुअलाइज करेंगे तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इनटू 365, और वो किसके बराबर दे रखी है 24.15%, तो देख लीजिए नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे 68 डेज। तो अब वहां पर दिस इज द मेन सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, दे वांट टू नो द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ सर, तो म्यूचुअल फंड एक्स का कितना निकल गया है 95 डेज, तो क्लोजिंग आपके पास क्या 31 मार्च आपके पास है, तो देख लीजिए 31, 31, 28, फिर दिसंबर में आपके पास कितने हैं 31, तो टोटल कितने हुए अभी 90 डेज हुए हैं, जबकि टोटल कितने हैं 95, तो 5 दिन और बैक कैलकुलेशन करेंगे, तो 31, 30, 29, 28 एंड 27 देख लीजिए, तो 27 दिसंबर 2017 इज द योर आंसर, चेक कर लीजिए, तो ये आपके पास क्या है दिस इज योर 27 दिसंबर इज द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑन द सेम वे 31 डेज हैं, तो दिस इज ऑन 1 मार्च, एक महीना पहले जाना है 1 मार्च 2018, एंड जेड में आपके पास 68 डेज हैं, तो 31 दिस इज फॉर मार्च, 28 दिस इज फॉर फेब्रुअरी, ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया 50 एंड दिस इज योर 59, नाउ वी हैव टू काउंट 9 डेज, तो 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24 एंड 23, ये रहा सर 23, तो आप अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं ये सब चीजें, तो देख लीजिए ये आपके पास फुल फ्लैज क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स से कम ये आने वाला नहीं है, तो ये आपके पास देख लीजिए दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास है दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2F, और ये भी एग्जाम में कम से कम 3 टाइम्स आ चुका है। तो देख लीजिए म्यूचुअल फंड रेज 100 lakhs ऑन 1 अप्रैल 2009 बाय इश्यू ऑफ 10 lakh यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10,
द फंड इन्वेस्टेड इन द सेवरल कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स टू बिल्ड ए पोर्टफोलियो ऑफ 90 lakhs। तो 90 lakhs हमने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, तो 100 lakhs आए हमारे पास और 90 lakhs हमने इन्वेस्ट कर दिए। इनिशियल एक्सपेंसेस कितने हैं? 7 lakhs। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना आ गया? 3 lakhs। ड्यूरिंग अप्रैल 2009 द फंड सोल्ड सर्टेन सिक्योरिटीज ऑफ कॉस्ट 38 lakhs for 40 lakhs and purchased certain other securities for 28.2 lakhs. The fund management expenses are 4.50 lakhs, to which 0.25 lakhs are in areas. The dividend earned is 1.2 lakhs. 75% of the realized earnings are distributed. The market value of the portfolio is closing 101.9 lakhs. Determine the NAV and investors subscribe for 1 unit on April 1st and dispose of the closing NAV. This is on April 30th. Determine its annual rate of return. Annual निकालनी है, पहले 1 month की निकाल देंगे और फिर एनुअलाइज कर देंगे सर। ठीक है, तो देखिए सर यहाँ पर बड़ा सिंपल है। सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो 2 से ज्यादा बारी आ चुका है, 4 times 8 marks। कैलकुलेशन ऑफ द क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस आपके पास आ गया 3 lakhs। सेल ऑफ सिक्योरिटीज 40 lakhs की बेची, साथ में वहां पे परचेज की 28.20 lakhs की, साथ में फंड मैनेजमेंट चार्जेस 4.5 lakhs माइनस एरियर्स कितने हैं? 0.25। तो आपके कैश कितना गया? 4.25। तो देख लीजिए, जो भी इनफ्लो ऐड कर देंगे, आउटफ्लो है माइनस कर देंगे, डिविडेंड रिसीव ऐड कर दिया और उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कितना किया है? 75%। तो 1.2 lakhs का 75%। साथ में वो रियलाइज अर्निंग वर्ड यूज कर रहा है। क्या वर्ड यूज कर रहा है? रियलाइज अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उस केस में मेरे पास एक और रियलाइज अर्निंग है। ये 38 lakhs की सिक्योरिटीज थी जो मैंने 40 lakhs में सेल किया। तो 2 lakhs का मेरे पास क्या हो गया? रियलाइज कैपिटल गेन हो गया एंड उसका 75% हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो we will get the closing cash balance and from this we need to calculate the NAV per unit। सबसे पहले closing cash balance आ गया। Market value of the portfolio is 101.9। साथ में accrued expenses देख लीजिए, माइनस कर देंगे तो you will get the net asset value divide by number of units। तो कितने units थे? 10 lakhs थे, तो you will get the NAV per unit। आपके पास क्या आ गया? NAV per unit and now we will calculate the annualized yield। सबसे पहले HPR निकाल दो। तो 10 रुपए की यूनिट थी, अब कितने की हो गई? 11.10। दिस इज अनरियलाइज कैपिटल गेन प्लस देख लीजिए आपको और क्या मिला? 90 lakhs पॉइंट। देख लीजिए, दिस इज योर 0.90 lakhs। तो 0.90 lakhs डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो मेरे पास ये डिविडेंड मिला और साथ में मुझे कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन मुझे कितना हुआ? 1.5 डिवाइड बाय 10 lakhs। तो पर यूनिट मेरे पास कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो यू विल गेट 13.4% फॉर मंथ 1। दिस इज योर HPR और उसको क्या कर देंगे? एनुअलाइज कर देंगे, इनटू 12 कर देंगे, तो यू विल गेट द एनुअलाइज यील्ड। तो ये आपके पास NAV कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे। देख लीजिए, पूरे हमने कवर कर चुके हैं। देख लीजिए, पूरा पार्ट आपका कवर हो चुका है। साथ में अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंट प्लान्स अंडर द म्यूचुअल फंड। ये डिफरेंट प्लान्स क्या है सर? आपके पास SDFC म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर डिफरेंट स्कीम्स है। मान लो यू हैव SDFC इक्विटी फंड। अब उस इक्विटी फंड में भी क्या है? डिफरेंट प्लान्स है। तो वी हैव प्लान ए डिविडेंड पे आउट प्लान, वी हैव प्लान बी बोनस प्लान, वी हैव प्लान सी ग्रोथ प्लान, वी हैव प्लान डी एंड दिस इज योर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो क्या है आपके पास? देख लीजिए, इन सब प्लान्स में क्या है? सबसे पहले डिविडेंड पे आउट। नाम से पता चल रहा है कि यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर होगा और साथ में क्या होगा? पे आउट होगा। अंडर दिस प्लान द म्यूचुअल फंड डिक्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड टू इट्स यूनिट होल्डर। इंपैक्ट क्या होगा सर? नंबर ऑफ यूनिट्स तो सेम रहेगी बट NAV क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। NAV विल फॉल बिकॉज उधर से कैश कम हो जाएगा, उधर से रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आपके पास देख लीजिए, आपकी यहां पर NAV क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। बोनस प्लान, बोनस का क्या मतलब है? फ्री में क्या दे दी? नंबर ऑफ यूनिट्स। तो देख लीजिए क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगी तो हमारी NAV क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। तो फ्री यूनिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स लाइक द बोनस शेयर्स। NAV विल फॉल, नंबर ऑफ यूनिट्स विल इंक्रीज। ठीक है। ग्रोथ प्लान क्या है? जैसे जैसे NAV बढ़ रही है या कम हो रही है एज पर द मार्केट सिनेरियो, आपकी देख लीजिए वहां पर NAV चेंज हो रही है। नंबर ऑफ यूनिट्स क्या रहेंगी? फिक्स रहेंगी। अगर आपके पास 10,000 यूनिट्स है तो वो 10,000 ही रहेगी, बट उनकी वैल्यू क्या करती रहेगी? फ्लक्चुएट करती रहेगी एज पर द मार्केट कंडीशन। तो मार्केट बढ़ेगी तो NAV बढ़ जाएगी, मार्केट फॉल होगी तो NAV विल फॉल। लास्ट में आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज योर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। इस सब में क्या हो रहा है? वहां पर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है बट वो पे आउट नहीं हो रहा है। उस अमाउंट को हम वापस क्या कर देंगे? री इन्वेस्ट कर देंगे एंड दिस इज एट एक्स डिविडेंड
NAV। तो ये लिखा हुआ ऑल द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज री इन्वेस्टेड एट एक्स डिविडेंड NAV। डिविडेंड देने के बाद, डिविडेंड माइनस करने के बाद जो NAV बचेगी उसको वापस उसी रेट से क्या कर देंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे अमाउंट ऑफ डिविडेंड को, एंड यू विल गेट द एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ NAV तो फॉलो जाएगी बट नंबर ऑफ यूनिट्स विल इंक्रीज बिकॉज हम वापस वहां पर पैसा क्या कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो योर नंबर ऑफ यूनिट्स विल increase. So you will get the additional number of units. This is amount of dividend divided by x dividend NAV. x dividend NAV. तो ये आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इसके ऊपर आपके पास काफी वास्ट आपके पास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए आपके पास सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है। मतलब सर हर क्वेश्चन 3 से 4 बार आपको देखने को मिलेगा। यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो देखिए सर, ए म्यूचुअल फंड हैविंग ए 300 यूनिट्स, NAV आपके पास दे दी 8.75 and 9.45. This is at beginning and at the end. The mutual fund has the two option: pay 0.75 units at dividend and 0.6 per unit as capital gain, or these distribution are to be reinvested. किस रेट पे reinvest कर देंगे? 8.65 क्वेश्चन में दे दिया है reinvestment rate. अगर नहीं देगा तो we have to calculate the ex dividend NAV. What difference it to make in terms of return available and which option is प्रेफरेबल? तो देख लेंगे सर, वी नीड टू कैलकुलेट द रिटर्न। तो देखिए सर 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। NAV एट द बिगिनिंग आपके पास है, NAV एट द एंड आपके पास है, नंबर ऑफ यूनिट्स उसके पास कितनी है, 300। पहला प्लान आपके पास क्या है, डिविडेंड पे आउट प्लान। डिविडेंड पे आउट हो रहा है तो देख लीजिए NAV एट द एंड माइनस NAV एट द बिगिनिंग प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड, दिस इज NAV एट द बिगिनिंग, यू विल गेट द रिटर्न एंड द टाइम पीरियड कुछ नहीं है तो दिस इज पर एनम, ऑलरेडी पर एनम है। अब सेकंड प्लान आपके पास क्या है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। डिविडेंड डिक्लेयर होगा बट पे आउट नहीं होगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड वी हैव टू री इन्वेस्टेड एट एक्स डिविडेंड NAV और द NAV गिवन इन द क्वेश्चन। तो देख लीजिए अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन पर यूनिट आपके पास कितना है, 1.35 पर यूनिट। कितनी यूनिट्स थी आपके पास, 300 यूनिट्स थी, तो टोटल आपका अमाउंट ऑफ इनकम कितना हो गया, 405, और इस 405 को वापस री इन्वेस्ट करेंगे किस रेट से, 8.65 पर यूनिट। यू विल गेट द एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स एंड दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आफ्टर द री इन्वेस्टमेंट। तो ये आपके पास क्या आ गई, नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड। तो यू विल गेट द रिटर्न इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी थी, 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8.75, क्लोजिंग NAV आपके पास है 9.45, तो व्हाट इज द क्लोजिंग वैल्यू, एंड दिस इज 3277.45। तो you will get the return, this is your total return divided by actual amount invested 2625 and you will get the 24.86% per annum। तो किसमें ज्यादा रिटर्न आ रही है, देख लीजिए यहां पर रिटर्न आपके पास आ रही है 23.43 और यहां पर कितनी रिटर्न आ रही है 24.86। तो बेटर कौन सा है, प्रेफरेबल कौन सा मेथड है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, बिकॉज वहां पर रिटर्न्स क्या आ रही हैं, हायर आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर प्लान बेस्ड कैलकुलेशन। रिटर्न की कैलकुलेशन है, NAV की कैलकुलेशन है, बट यहां पर प्लान के हिसाब से कैलकुलेशन है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3C। ये पता नहीं कितनी बार आ चुका है, 4-5 टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, 8 to 10 मार्क्स से कम आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना 8 to 10 मार्क्स से कम आपको ये मिलने वाला नहीं है। तो देखिए सर, मून म्यूचुअल फंड अप्रूव म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम, Chanakya Opportunity Fund, we have 3 plans: dividend reinvestment, bonus and growth plan, and the public offer आपके पास आया, this is your initial आपके पास offer आया, and this is 1/4/1995. Mr. Anand Bachchan and Miss Cham, 3 invested 1 lakh each and selected BCA plans respectively. The history of the fund is as follows. तो हिस्ट्री ऑफ फंड फेस वैल्यू आपके पास 10 दे दी है, एंड दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द फंड, डिविडेंड परसेंटेज, बोनस के डेट्स दे दिए, हर एक की NAV आपको दे दी है। हर प्लान के अंदर अलग अलग NAV कैलकुलेट होगी, बिकॉज सबका अपना अपना कैलकुलेशंस है, किसी में बोनस है, किसी में डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट है, किसी के अंदर डिविडेंड पे आउट है, या किसी के अंदर ग्रोथ है। तो हर एक की NAV क्या चल रही होगी, अलग अलग, हर स्कीम की NAV क्या चल रही होगी, अलग अलग चल रही होगी। तो दिस इज ऑन 31st July, ऑल 3 इन्वेस्टर रिडीम ऑल द बैलेंस यूनिट्स, कैलकुलेट द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच ऑफ द इन्वेस्टर, कंसिडर LTCZ आपके पास एग्जम्प्ट है, STCZ is 10%, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज 0.2% ओनली एट द टाइम ऑफ सेल और रिडम्पशन, एंड इग्नोर द एजुकेशन सेस। तो इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके हमें निकालना क्या है, वी शुड कैलकुलेट द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। तो याद रखना, पहले हम HPR निकालेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, एनुअलाइज करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट मत भूलना, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस अपने पूरे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है,
तो देखिए सर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके पास, मैंने पहले बताया 5 to 6 टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, पॉपुलर क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम में। तो देखिए प्लान ए, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या होगा, रिटर्न निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेस्टमेंट मुझे पता है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट सबकी कितनी है, दिस इज ऑफ, देख लीजिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 1 लाख। तो वी नीड टू कैलकुलेट द क्लोजिंग वैल्यू। तो उसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, रिटर्न कैलकुलेट। तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और उसके बाद इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करना है। एलटीसीजी एग्जाम्ड, एक्सटीसीजी इज 10%। तो एसटीसीजी क्या होगा, जो आपके पास विद इन 1 ईयर हमने यूनिट एक्वायर की है उसको अगर हम सेल आउट करेंगे तो उस पर क्या कैलकुलेट होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड दिस इज एट द रेट ऑफ 10%। एसटीटी आपको देना है, दिस इज ऑन द सेल रिडम्पशन वैल्यू। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 में, एंड द फर्स्ट प्लान इज योर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान एंड वी नीड टू कैलकुलेट द क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले डेट, डिविडेंड का परसेंटेज, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, एनएवी पर यूनिट, यूनिट्स एंड क्लोजिंग यूनिट्स, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, दिस इज ऑन 1 अप्रैल 1995 हमने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए एट द रेट ऑफ 10, मुझे 10,000 यूनिट्स मिली, क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स मेरी कितनी आ गई, 10,000। नाउ द नेक्स्ट डेट, वहां पर आपके पास 20% का डिविडेंड है, तो डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो 2 रुपीज पर यूनिट हो गया, तो कितना टोटल डिविडेंड हो गया, 20,000। अब वहां पर एनएवी कितनी है, 30.70, देख लो सर 30.70 इज द एनएवी। तो 30.70 पे वापस इस पैसे को क्या कर देंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे। वी विल गेट द एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स, एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास आ गई, एंड व्हाट इज अवर क्लोजिंग नंबर ऑफ units. On the same way, on 31st March we have 70% dividend, तो 7 rupees per unit हो गया। तो this is your closing number of units multiply with 7, तो मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड आ गया। एनएवी उस दिन का है 58.42, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड वी विल गेट द क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट। साथ में 40% है नेक्स्ट डेट पे, तो 4 रुपीज पर यूनिट हो गया, एंड क्लोजिंग एनएवी आपके पास है 42.18। यू विल गेट द एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स एंड द क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड द नेक्स्ट डेट इज 5 मार्च 2004, 25% 2.5 रुपीज। तो मेरे पास टोटल डिविडेंड इस रेट पे वापस री इन्वेस्ट करेंगे, तो यू विल गेट द एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड दिस इज योर क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। नाउ वी हैव 24th March 2005, 40%, 4 rupees per unit, total amount of dividend. We have to reinvest it at the rate of 48.10. You will get the additional number of units, and this is your closing number of units. So now you have 14906.16 is the closing number of units. तो आप ध्यान से देखो सर, यहां पर आपके पास कब रिडीम कर रहे हैं, 31 जुलाई 2005, और लास्ट डेट आपके पास क्या है, 24th मार्च, और ये आपके पास क्या है, 5th मार्च 2004 है। तो दिस इज मोर देन 12 मंथ्स। तो इसी पे इन एडिशनल यूनिट्स पे आपके पास क्या कैलकुलेट होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, एंड दिस इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये आपके पास क्या आ जाएगी, 48.10 इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो देखिए सर, हाउ टू कैलकुलेट द रिटर्न, रिडम्पशन वैल्यू क्या होगी, देख लीजिए। नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास कितनी है, 14906, और किस रेट पे, जो उस दिन की क्लोजिंग एनएवी है 53.75, चेक कर लो, 53.75, 53.75 चेक कर लीजिए, ये रहा आपके पास। तो कर देंगे कैलकुलेट सर, 53.75, दिस इज योर रिडम्पशन वैल्यू और द सेल वैल्यू। सबसे पहले क्या यहां पर डिडक्ट करेंगे, एसटीटी, एंड दिस इज योर 0.2% कर दिया। फिर यहां से क्या माइनस करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देख लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना रेट है, 10% है। तो पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे, एडिशनल यूनिट्स कितनी जनरेट हुई है, 1144.43, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, 48.1, एंड आपके पास क्लोजिंग एनएवी कितनी है आपके पास, दिस इज 53.75। तो यू विल गेट 53.75 minus 48.10, दिस इज योर कैपिटल गेन। कितनी यूनिट्स पे है, 1144.43, तो उसका 10% इज द कैपिटल गेन टैक्स, 646.6। अब यहां पर एक पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर वैसे तो खर्चा माइनस होना चाहिए, एसटीटी माइनस होना चाहिए, बट प्रोविजर टू सेक्शन 48 कह रहा है कि वहां पर एसटीटी विल नॉट बी डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अमाउंट। तो इट शुड बी डिडक्टेड, बट प्रोविजो मना कर रहा है, प्रोविजर टू सेक्शन 48 मना कर रहा है कि वहां पर एसटीटी विल नॉट बी डिडक्टेड। तो ये एक स्टार पॉइंट है जो आपको फॉलो करना चाहिए सर, ठीक है। दिस इज एज पर द करंट प्रोविजंस, जो हमारे करंट प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। इंस्टीट्यूट ने यहां पर आपके पास एसटीटी क्या किया है,
माइनस किया है, एसटीटी माइनस किया है यहां से, और फिर हम लोगों ने वहां पर कैपिटल गेन निकाल के उस पर 10% लिया है। बट एज पर द प्रोविजो 2 सेक्शन 48 आप चेक कर सकते हैं, आप तो डायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट हैं, आपको डायरेक्ट टैक्स बहुत अच्छे से आता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है डायरेक्ट टैक्स, तो यू हैव टू चेक द कैपिटल गेन चैप्टर और आपको ये प्रोविजो दिख जाएगा और आपको ये ही फॉलो करना चाहिए। तो ये मैं यहां पर इसलिए स्टार करके आपको बता रहा हूं कि ये पॉइंट आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। साथ में आपके पास वी नीड टू कैलकुलेट द रिटर्न, तो हमने नेट सेल प्रोसीड्स निकाल लिया, देख लीजिए। तो मैंने 1 लाख रुपए लगाया था और उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई है, दिस इज 798,957.09, दिस इज योर कैपिटल गेन, और यहां पर डिवाइड बाय एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड एंड दिस इज योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ये आपके पास क्या निकल के आ गई है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अब वो कितने महीनों की है वो और चेक करना पड़ेगा, कितने टाइम पीरियड की ये आपकी होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, आपने पैसा कब इन्वेस्ट किया था, दिस इज ऑन 1 अप्रैल 1995, और कब रिडीम कर रहे हैं 31 जुलाई 2005, ठीक है। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ ईयर्स, तो और साथ में कुछ महीने भी हैं, तो देख लीजिए सर, आपके पास 1/4/1995 टू 31 जुलाई 2005 वी हैव 10 years and 4 months, तो कितना हो गया 124 मंथ्स, कितना हो गया 124 मंथ्स। तो ये HPR कितने टाइम की आई है 124 मंथ्स, और उसको क्या कर देंगे देख लीजिए पर एनम पे लेके आएंगे, तो दिस इज ऑन पर एनम बेसिस, डिवाइड बाय 124 into 12 एंड दिस इज योर पर एनम। तो ये मेरे पास डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर मेरी रिटर्न्स कितनी आ गई है 67.64% पर एनम, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि यहां पर ये सब क्वेश्चन आपको हाथ से सॉल्व करने हैं। अगर आप सिर्फ देख रहे हैं कि भाई देख देख के काम चलने वाला है, नहीं सर, कुछ होने वाला नहीं है, ऑडिट करने से कुछ होने वाला नहीं है, एग्जाम पेपर भी पूरा नहीं कर पाओगे और सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपने खुद हाथ से सॉल्व नहीं किया। तो रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, मॉक एग्जाम देना है, टेस्ट पेपर देने हैं, तभी वहां पर आपकी पूरी प्रैक्टिस होगी। लास्ट मंथ आपके पास है तो डेफिनेटली आपको वहां पर क्या करना है, टेक्स्ट पेपर जरूर देना है, मॉक पेपर एक एक कम से कम मॉक पेपर देना है, जिससे आपकी फुल फ्लैश प्रैक्टिस दिखे कि आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा लेवल क्या है, हमने कितनी तैयारी की है, ठीक है। तो कोई वहां पर सेल्फ इवैल्यूएशन है, किसी को आपको पूछने की जरूरत नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगा व्हाट इज अवर लेवल ऑफ प्रैक्टिस, कितना हमारा एग्जाम अच्छा जाने वाला है, वो पहले दिन आपको पता होगा जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे। तो देखिए सर, नेक्स्ट प्लान आपके पास है प्लान बी एंड दिस इज योर बोनस प्लान। अगेन यहां पर हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। तो देखिए सर, तो डेट आपके पास है, बोनस रेशियो, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंड द क्लोजिंग यूनिट्स। तो 1/4/1995 10,000 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 10,000 यूनिट्स मेरे पास आई। नाउ द बोनस रेशियो इज 5:4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5:4? 4 के बदले में 5 एडिशनल, तो डिवाइड बाय 4 into 5, तो these are additional number of units. Now we have closing number of units is 22,500, then we have 1:3, 3 के बदले में 1 एडिशनल, तो डिवाइड बाय 3 into 1, तो these are additional number of units and total number of units closing units is 30,000. Now the next ratio is 1:4, तो दिस इज 4 के बदले में 1 एडिशनल, डिवाइड बाय 4 into 1, दिस इज 7,500। तो क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास कितनी आ गई 37,500, तो निकाल देंगे। वी नीड टू कैलकुलेट द नेट सेल प्रोसीड्स। तो रिडम्पशन वैल्यू आपके पास, क्लोजिंग एनएवी आपके पास है 22.98। चेक करो जल्दी से, व्हाट इज योर क्लोजिंग एनएवी। क्लोजिंग एनएवी इज, चेक कर सकते हैं 22.98 चेक कर लीजिए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द रिडम्पशन वैल्यू। हम रिडम्पशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर सबसे पहले उसमें से एसटीटी माइनस करेंगे 0.2%। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड विद इन वन ईयर है, ये देख लो, ये रहा विद इन 1 ईयर कितनी एडिशनल यूनिट जनरेट हुई है 7,500। अब देखो बोनस यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है 0, बट इंस्टीट्यूट ने ले रखी है और वो पूरा गलत है। तो मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस यूनिट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी 0, वो हमेशा 0 ही होती है। वी शुड टेक द 0, तभी वो वहां पर आंसर लेना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी ले ली, उस डेट की एनएवी ले ली उन्होंने। तो 24/3/2005 पे जो एनएवी आ रही है, 23/2005 पे जो एनएवी है आपके पास, 24/3/2005 पे एनएवी है 19.95, दे आर टेकिंग एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, टेक्निकली दिस इज 0, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं आपको इसलिए डिफरेंस आपको बता के चल रहा हूं कि ये जो गलती मिस्टेक है, मुझे नहीं लगता कि हमें ये गलती को फॉलो करना चाहिए। प्रोविजन की गलती है आपको, तो प्रोविजन की गलती को नहीं कंसिडर करना चाहिए, तो वो तो सही लेना ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको अपना स्टैंड बता दिया है।
आपकी मर्जी है आपको जो लेना है। मैंने दोनों चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं एज पर आईसीआई, जो उन्होंने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कर रखा है, और जो एज पर द लॉ बनता है, एज पर जो हमारा लॉ है, हमारा जो लेजिस्लेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो बनता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये आपके बाद देख लीजिए, दिस इज योर टैक्स, 10% टैक्स आपको देना है। दिस इज योर नेट सेल प्रोसीड्स एंड वी विल गेट द एचपीआर। तो एचपीआर कितना आ जाएगा? दिस इज योर नेट सेल प्रोसीड, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, डिवाइड बाय एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड, दिस इज 742.79% फॉर 124 मंथ्स एंड वी नीड टू कैलकुलेट द एनुअलाइज यील्ड डिवाइड बाय 124 into 12। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रिटर्न पर एनम। क्या आ जाएगा? रिटर्न पर एनम। ऑन द सेम वे वी हैव ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान में वहां पर कोई भी एडिशनल यूनिट जनरेट होगी नहीं। जैसे जैसे एनएवी बढ़ रही है, कम हो रही है, वैसे वैसे आपकी देख लीजिए वैल्यू कम और ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले दिस इज योर स्टार्टिंग नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000, बाद में भी कितनी रहेंगी? 10,000 ही रहेंगी। ठीक है, तो नेट सेल प्रोसीड, दिस इज एज पर द एनएवी ऑन द 31 जुलाई 2005, दिस इज 8,20,700 माइनस एसटीटी, और एसटीसीजी कोई होगा ही नहीं आपके पास, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो कोई टैक्स होगा ही नहीं। तो व्हाट इज योर नेट सेल प्रोसीड्स एंड वी विल गेट द एचपीआर। दिस इज 819 माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, दिस इज योर 719 फॉर 124 मंथ्स एंड वी विल गेट द एनुअलाइज यील्ड डिवाइड बाय 124 into 12, यू विल गेट द एनुअलाइज यील्ड। तो ये आपके पास देख लीजिए, this is the full-fledged question, this is based on the different plans under the mutual fund। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए वहां पर कवर हो गया। साथ में एक यहां पर लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन एग्जाम में 4-5 टाइम्स तो आ ही चुका है, ज्यादा भी आ चुका हो तो कुछ याद नहीं है, बट इतनी बार तो वो आ चुका है सर। ठीक है, तो ये अपने आप में अगेन ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए सर, यहां पर आपके पास Mr. X, this is on 1st July 2000, during the initial offer of some mutual fund invested 10,000 units having a face value of 10. On 31st March 2001, the dividend operated by mutual fund was 10% and Mr. X found that annualized yield was 153.33%. तो आप देखो आपने कब इन्वेस्टमेंट की? 1/7/2000, और ये कब की कैलकुलेशन हो रही है? 31st March 2001। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 9 मंथ्स हो गया। तो 9 मंथ्स की एनुअलाइज यील्ड दे रखी है, तो पहले एचपीआर निकली होगी। पहले क्या निकली होगी? एचपीआर। 9 मंथ्स की एनुअलाइज दे रखी है, तो पहले एचपीआर निकली होगी, और एचपीआर कितनी आएगी देख लीजिए, डिवाइड बाय 12 into 9, दिस इज योर एचपीआर, और उसको हमने क्या किया होगा? एनुअलाइज किया होगा। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, वो एनुअलाइज लिखने से 1 साल की रिटर्न नहीं है टेक्निकली, वो 9 मंथ्स की रिटर्न है, और उसको क्या किया गया है? एनुअलाइज। दिस इज द फुल इंटरप्रिटेशन ऑफ एनुअलाइज। ठीक है, तो लोग वहां पर उसको शॉर्ट इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं और उससे पूरा क्वेश्चन उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। On the same way, they are giving you the 31st December 2022, 20% dividend was given. On 31st March 2003, Mr. X redeemed all the balance units. अब ये हिंट है सर, यहां पर हिंट क्या है? आपने जब इन्वेस्टमेंट किया था तो 10,000 यूनिट्स था, जब आप रिडीम कर रहे हैं तो आपके पास क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं? 11,296.11, मतलब आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रही है। नंबर ऑफ यूनिट्स 2 ही प्लान में बढ़ती हैं, एक बोनस प्लान, बोनस है नहीं यहाँ, दूसरा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये जो क्वेश्चन है किसके ऊपर बेस्ड है? डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान पे। तो दिस इज इंप्लाइड इंटरप्रिटेशन। ऑलरेडी वहां पर क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसके बेस पे हमने इंटरप्रिटेशन निकाली कि ये जो प्लान है दिस इज द डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि ना डिविडेंड पे आउट प्लान में नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होती है, ना ग्रोथ प्लान में चेंज होती है, बोनस में चेंज होती है, बट बोनस रेशियोज आर नॉट गिवन, दैट्स व्हाई वी हैव ओनली डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन द डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यहां पर जो भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है उसको वापस क्या करना पड़ेगा? री इन्वेस्ट, एंड वी विल गेट द एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो मुझे क्या मिलेगा? एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो उसने रिडीम कर ली व्हेन इज एनुअलाइज यील्ड वाज 73.52%। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये कौन सी डेट है? दिस इज ऑन 31st March 2003, 31st March 2003, और ये यहां पर इन्वेस्टमेंट कब हुई थी? 1/7/2000। तो अगर आप देखेंगे तो दिस इज 6 मंथ्स, और उसके बाद आपके बाद देख लीजिए वी हैव 2001 2, देख लीजिए 12 12 24 एंड 6, दिस इज 30 एंड 33 मंथ्स। तो ये 33 मंथ्स की यहां पर देख लीजिए रिटर्न है, उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट किया होगा? एनुअलाइज। तो ध्यान से देखना 73.52, दिस इज ऑफ 33 मंथ्स। तो एचपीआर पहले निकली होगी,
तो एचपीआर जो निकली होगी उसको हमने क्या किया होगा, एनुअलाइज। तो उसको वापस एचपीआर बनाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय 12 इंटू 33। तो दिस इज योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न, दिस इज योर 202.21%। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उन्होंने यहां पर सिर्फ क्या चेंज किया, 153.33% की जगह क्या लिख दिया, 115 एचपीआर, और यहां पर 73.52 की जगह क्या लिख दिया, 202.21% एचपीआर। सेम क्वेश्चन था, सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, बट एनुअलाइज यील्ड की जगह क्या लिख दिया था, एचपीआर। तो आपको ध्यान रखना है, ऑलरेडी एचपीआर दे रखा है, ठीक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, स्टार पॉइंट है, और ये इसलिए मैं पहले ही हिंट में आपको वो बता रहा हूं कि आपको ये सबसे पहले समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद बड़ा सिंपल है, ऐसा पूछ क्या रहा है, एनएवी बता दो, इन 3 डेट्स पे क्या बता दो, एनएवी, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम है, अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास दिस इज 172,000 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10, फिर आपके पास 31 मार्च पे 10% डिविडेंड है, फिर आपके पास 31/12/2002 पे 20% डिविडेंड है, और बैलेंस नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बता दिए। यहां पर कोई डिविडेंड नहीं है, इस डेट पे कोई डिविडेंड नहीं है, तो यहां पर रीइन्वेस्टमेंट होगा, यहां पर रीइन्वेस्टमेंट होगा, मतलब एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होंगी, जनरेट होंगी, ठीक है। यहां तक की रिटर्न आपको दे दी है, दिस इज योर 153.33% एनुअलाइज, और एचपीआर कितनी है, 115%, और यहां तक की रिटर्न आपको दे दी है, एचपीआर आपके पास हमने निकाली 202.17, और एनुअलाइज यील्ड कितनी थी, 73.52%। तो पहले ये डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है, मुझे इन डेट्स की आपको एनएवी निकालनी है, इन डेट्स की आपको क्या निकालनी है, एनएवी निकालनी है। तो पहले ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देख लो सर, यहां पर सबसे पहले दिस इज ऑन 31 मार्च 2001, मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था। प्लीज फोकस करें, हमने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था, 10% का डिविडेंड है, तो दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, एंड द फेस वैल्यू इज 10, 1 रुपए का हो गया, तो कितनी आपके पास हो गया, 10,000 का डिविडेंड हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द कैपिटलाइज वैल्यू, क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज वैल्यू, व्हाट इज द टोटल वैल्यू एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, जो भी आपके पास टाइम पीरियड है, 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है। तो देख लीजिए 9 मंथ्स में आपकी रिटर्न कितनी दे दी है, 153.33% पर एनम, 9 मंथ्स के लिए देख लीजिए, तो उसको वहां पर एचपीआर निकाल लेंगे, एंड दिस इज योर 115%। तो देख लीजिए टोटल वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई, 2,15,000। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज आवर टोटल वैल्यू एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, द रिटर्न इज 153.33% पर एनम। उसको वहां पर क्या करेंगे, 9 मंथ्स पे लेके आएंगे, डिवाइड बाय 12 इंटू 9 करेंगे, तो दिस इज द टोटल वैल्यू एट द एंड, और उसमें से कितना डिविडेंड दे दिया, 10,000 देख लीजिए। तो वी नीड टू कैलकुलेट द एक्स डिविडेंड एनएवी, एंड व्हाट इज एक्स डिविडेंड एनएवी, एनएवी वहां पर जब डिविडेंड देने के बाद जो एनएवी बचेगी उस पर वापस क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे, इस 10,000 को क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। तो दिस इज 10,000, देख लीजिए 2,15,000 माइनस 10,000, और कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपके पास, दिस इज 10,000, तो मेरे पास क्या निकल के आ गए, एनएवी पर यूनिट। तो इस 10,000 रुपए को वापस री इन्वेस्ट कर देंगे, तो यू विल गेट द एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2001, दिस इज 10,487.80 यूनिट्स, ठीक है। तो पहली फर्स्ट डेट की एनएवी कैलकुलेट हो गई, साथ में क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास आ गई है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डेट इज 31 दिसंबर 2002। अब एक पॉइंट और समझना पड़ेगा आपको, डायग्राम पे आओ, मैंने यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लिए हैं सर, यहां पर मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए हैं सर, ये रही मेरे पास, यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स है, यहां पर कोई डिविडेंड नहीं है, तो मतलब सिर्फ डिविडेंड यहां पर है 20%, मतलब एडिशनल यूनिट्स कब जनरेट हुई है, सिर्फ ऑन 31/12/2002 पे। तो ये मेरे पास ओपनिंग बन गया, ये मेरे पास क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स बन गया, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो मेरे पास क्या होगा, एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या होगा, एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एडिशनल यूनिट देख लो, ये क्लोजिंग है, ये आपके पास ओपनिंग बन गया, ये मेरे लिए ओपनिंग बन गया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही तो यूनिट जनरेट हुई, तो वी विल गेट द एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स। अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना होगा, दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटिंग ऑन द क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स ये रही, और कितना डिविडेंड है 20%, मतलब 2 रुपीज पर यूनिट, तो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना हो गया 20,975.6। तो एडिशनल यूनिट्स आप कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ डिविडेंड वी हैव टू री इन्वेस्टेड एट एक्स डिविडेंड एनएवी। मेरे पास एडिशनल यूनिट है, कैलकुलेट कर ली मैंने, मेरे पास अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो यू विल गेट द एक्स डिविडेंड एनएवी, और वही मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है।
तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, एक्स डिविडेंड एनएवी, एंड दिस इज 25.95 पर यूनिट। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ एनएवी ऑन, देख लीजिए यहां पर आपके पास अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपके पास नील है, लास्ट डेट पे अमाउंट ऑफ डिविडेंड नील है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल देंगे। 1 लाख रुपए लगाए थे, रिटर्न कितनी है 73.52% पर एनम, बट ये कितने टाइम का पीरियड है 33 मंथ्स, तो इसको लेके आएंगे 33 मंथ्स पे, तो डिवाइड बाय 12 इंटू 33, तो ये मेरे पास निकल के आ गए 33 मंथ्स की रिटर्न, एंड दिस इज योर एचपीआर, ये आपके पास आ गया होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो व्हाट इज अवर टोटल वैल्यू एट द एंड, टोटल वैल्यू एट द एंड। अब इस डेट पे कोई डिविडेंड नहीं है तो माइनस नहीं होगा। आप कहोगे पिछले डिविडेंड होने चाहिए, नहीं सर, उसकी तो एडिशनल यूनिट ऑलरेडी क्या हो चुकी है, जनरेट हो चुकी है, तो मतलब अमाउंट ऑफ डिविडेंड यहां से माइनस नहीं होगा। हां, इस डेट पे अगर कोई डिविडेंड होता तो वी शुड डिडक्ट दैट डिविडेंड टू कैलकुलेट द एक्स डिविडेंड एनएवी, बट इस डेट पे कोई डिविडेंड नहीं है और इससे पहले जो डिविडेंड थे उनकी ऑलरेडी एडिशनल यूनिट जनरेट हो चुकी है, तो वी विल गेट द एक्स डिविडेंड एनएवी। देख लीजिए, दिस इज योर टोटल वैल्यू एट द एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यू विल गेट द एक्स डिविडेंड एनएवी, दिस इज ऑन द लास्ट डेट, जो आपको लास्ट डेट दे दिया है। तो ये आपके पास वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, जो आपके माइंड में क्लैरिटी से आना चाहिए। उसके अलावा भी अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं तो कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। देख लीजिए, तो ये आपके पास देख लीजिए, पूरा मैंने रिटर्न के ऊपर पूरा कैलकुलेशन आपको सिखा दिया है, पूरा वहां पर जो स्कीम्स हैं, जो वहां पर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स अंडर द म्यूचुअल फंड है, उसके ऊपर जितना भी पार्ट है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहां तक आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो चुका है। साथ में आपके पास छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्सपेंस रेशियो, तो यहां पर जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं देख लीजिए, उसका मैं वहां पर निकालना चाहता हूं कि कितना परसेंटेज एक्सपेंस कर रहा है एक फंड मैनेजर, कितने फंड पे कितना एक्सपेंस कर रहा है। तो दिस इज एक्सपेंस डिवाइड बाय फंड वैल्यू, एंड we have average fund value. So because we have opening and closing NAV, so in that case we are taking the average fund value. So this is your expense divide by average fund value, and अगर per unit है तो expense per unit divide by average NAV per unit. ठीक है, and how to calculate average NAV? This is opening plus closing divide by 2. साथ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड, रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड द इश्यू एक्सपेंसेस एंड द डिजायर रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टर। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं वहां पर एक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, खुद मैनेज कर रहा हूं पूरे फंड को, एंड नाउ आई वांट टू स्विच टू द पैसिव इन्वेस्टमेंट, मैं कहां जाना चाहता हूं पैसिव इन्वेस्टमेंट पे, तो व्हाट इज अवर एक्सपेक्टेशन। तो पहली बात, मेरी एक्सपेक्टेशन अगर एक्टिव इन्वेस्टमेंट में 25% थी, तो पैसिव में भी नेट में मुझे कितना चाहिए 25% चाहिए। बट म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करोगे तो वहां पर एक तो इनिशियल इशू एक्सपेंसेस हैं, एक वहां पर रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, तो बताओ मुझे म्यूचुअल फंड की कितनी रिटर्न जनरेट करनी चाहिए जो मुझे नेट में कितना मिल जाए 25% आफ्टर डिडक्टिंग द इनिशियल इशू एक्सपेंसेस एंड द रिकरिंग एक्सपेंसेस। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कि अगर मैं एक्टिव से पैसिव की तरफ मूव कर रहा हूं तो हमें वहां पर देख लीजिए कितना म्यूचुअल फंड की रिटर्न होनी चाहिए जिससे मुझे नेट में कितना मिल जाए जो मेरी डिजायर रिटर्न है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिटर्न डिजायर बाय द इन्वेस्टर, एंड दिस इज टेक्निकली और इनडिफरेंट पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं मार्केट में, इनडिफरेंट पॉइंट। इफ यू आर स्विचिंग फ्रॉम एक्टिव इन्वेस्टमेंट टू द पैसिव इन्वेस्टमेंट, तो इसका सिंपल इंस्टीट्यूट ने फॉर्मूला बता दिया है, बट मैं पूरे लॉजिक के साथ ही बताता हूं। तो यहां पर मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी है 16% है, तो मैं लॉजिक के साथ पूरी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं। तो यहां पर मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी है 16% है। तो इफ दे आर इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर्स बाय ऑन, मतलब एक्टिव इन्वेस्टमेंट में उसकी रिटर्न कितनी आ रही है 16% आ रही है। Now he is considering to recently announce equity based mutual fund scheme in which the initial expenses is 5.5% and recurring expenses are 1.5%. How much should the mutual fund earn to provide the return of 16%? तो बताओ म्यूचुअल फंड को कितना कमाना पड़ेगा कि जिससे नेट में इन्वेस्टर को कितना मिल जाए 16%, मतलब उसका इनडिफरेंस हो जाए एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड। तो मैं पहले वहां पर लॉजिक के साथ ही बताऊंगा। तो अगर मैं 100 रुपए वहां पर इन्वेस्ट करता हूं, इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस कितने हैं 5.5% है, तो मतलब म्यूचुअल फंड के पास कितना पहुंचेगा 94.5। अब उसको इन्वेस्ट करके 16 रुपए कमानी है, क्योंकि नेट में मुझे कितना चाहिए 16% ऑन 100 रुपीज, तो कितना रुपीज हो गया 16 रुपए 16 रुपीज। तो मुझे म्यूचुअल फंड को एक तो 16 रुपए कमाने हैं, साथ में वहां पर रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने 1.5%, तो कितना हो गया 94.5 का 1.5% इज 1.4175। तो म्यूचुअल फंड को दो चीजें कमानी है, 16 रुपए और साथ में 1.4175, ये दोनों कमाने। कितना पैसा लगा के
94.5. Return is always calculated on actual amount invested. तो this is 16 plus 1.4175 divide by 94.5. तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड. तो अगर म्यूचुअल फंड की रिटर्न 18.43% है, तब जाके मुझे नेट में कितना मिलेगा, 16% मिलेगा. एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फॉर द कैलकुलेशन. दिस इज द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टर. देख लीजिए, दिस इज रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड. This is the relationship of return of mutual fund, recurring expenses, initial issue expenses and the desired return of an investor. फॉर्मुला बेस करना है तो सिंपल, रिक्वायर्ड रिटर्न किसके बराबर होगी, रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस रिकरिंग एक्सपेंसेस नेट ऑफ इशू एक्सपेंसेस. फॉर्मुले में रखेंगे, आंसर आ जाएगा. बट मैंने आपको लॉजिक से बता दिया कि अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड के पास पहुंचेंगे 94.5. उससे उसको 16 रुपए कमाने हैं, साथ में रिकरिंग एक्सपेंस कमाने हैं 1.4175. दिस इज 1.5% ऑफ 94.5. तो व्हाट इज द रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड, दिस इज 16 प्लस 1.4175 डिवाइड बाय एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड. और कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा म्यूचुअल फंड, 94.5. तो उससे कितनी रिटर्न जनरेट होगी, 18.43%, जिससे नेट में इन्वेस्टर को कितनी रिटर्न आएगी, 16% आफ्टर एडजस्टिंग द इनिशियल एक्सपेंसेस एंड द वहां पर रिकरिंग एक्सपेंसेस. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, देख लीजिए, फुल फ्लैश कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड, इश्यू एक्सपेंसेस, इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टर. अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दिस इज योर एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड. दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट. एंट्री लोड क्या है कि जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द म्यूचुअल फंड, तो उस समय वहां पर म्यूचुअल फंड क्या लगा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा वहां पर आप पे लोड चार्ज कर रहा है. तो आज के टाइम में प्रैक्टिकली फुल्ली अबॉलिश हो चुका है, बट क्वेश्चन में तो आ ही सकता है. तो डेफिनेटली जो मुझे वहां पर सेल वैल्यू मिलेगी, वहां पर कितने में मैं वहां पर एनएवी परचेज करूंगा, तो वो मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगी. तो वी विल ऐड द एंट्री लोड. तो दिस इज योर एनएवी 1 प्लस एंट्री लोड. दिस इज द सेल प्राइस ऑफ द एनएवी. अब लास्ट में जब मैं एग्जिट करूंगा तो दे कैन चार्ज द लोड. वो लोड आपसे चार्ज कर रहे हैं, तो बेसिकली योर रियलाइज वैल्यू विल बी लेस. दैट्स व्हाई वी विल डिडक्ट द एग्जिट लोड. तो व्हाट इज द रियलाइज वैल्यू ऑफ द एनएवी, एंड दिस इज एनएवी 1 माइनस एग्जिट लोड. ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है. एंट्री के टाइम पे एंट्री लोड क्या होगा, ऐड होगा, और एग्जिट के टाइम पे एग्जिट लोड क्या होगा, माइनस होगा. तो इसको हम फ्रंट एंड लोड भी कहते हैं, इसको हम बैक एंड लोड भी कहते हैं, एक ही बात है सर. ठीक है, तो दिस इज योर फ्रंट एंड, फ्रंट के टाइम पे एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज योर बैक एंड, दिस इज योर बैक एंड लोड. ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपके पास आज के टाइम में एंट्री लोड फुल्ली अबॉलिश, और एग्जिट लोड वहां पर कुछ कंडीशंस पे ही है, अदरवाइज वो भी ऑलमोस्ट खत्म है. तो अगर आप बहुत जल्दी वहां पर एग्जिट करते हैं तभी वो एग्जिट लोड लगा रहे हैं, अदरवाइज एग्जिट लोड कहीं पर नहीं है. तो ये आपके पास है, सिंपल कॉन्सेप्ट यही है. एंट्री लोड ऐड करेंगे और एग्जिट लोड क्या करेंगे, लेस करेंगे. तो उसके ऊपर क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपके पास 2 मार्क्स में एमसीक्यू में कभी भी आ सकता है. द यूनिट प्राइस ऑफ द ईएलएस स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड इज 10. The public offer price of the unit is 10.204 and the redemption price is 9.8. Calculate the front end load and the back end load. तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, 2 तरीके से मैंने सॉल्व किया है. तो देख लीजिए, तो आपके पास देख लीजिए एंट्री, आपके पास देख लीजिए 10 रुपए है, तो जो डिफरेंस है आपके पास, दिस इज योर एंट्री लोड, चेंज डिवाइड बाय बेस, चेंज डिवाइड बाय बेस. तो वहां पर यूनिट प्राइस आपके पास कितना है, 10 है, और ये आपके पास क्या है, दिस इज द पब्लिक ऑफर प्राइस, दिस इज द ऑफर प्राइस. ऑफर प्राइस कितना है, 10.204. तो जो डिफरेंस है वही तो क्या है, एंट्री लोड है. तो दिस इज 10.204, चेंज डिवाइड बाय बेस, बेस इज 10, तो दिस इज 2.04%. बैक एंड लोड देख लीजिए यहां पर, दिस इज द रिडम्पशन प्राइस इज 9.8. तो चेंज डिवाइड बाय बेस अगेन आपके पास, तो कितना हो गया, 2% हो गया. या दूसरा आपके पास देख लीजिए, एनएवी 10 रुपीज पर यूनिट हम मान के चल रहे हैं, तो व्हाट इज द सेल प्राइस, वो आपके पास ऑलरेडी दे रखा है 10.204. तो एनएवी 1 प्लस एंट्री लोड, तो आपके पास आ जाएगा 2.04%. एंड रिडम्पशन प्राइस आपके पास देख लीजिए, दिस इज 1 माइनस एग्जिट लोड. तो 10 1 माइनस एग्जिट लोड, तो आपके पास एग्जिट लोड कितना आ जाएगा, 2%. एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर, देख लीजिए. ड्यूरिंग द ईयर 2017 एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, द कैपिटल गेन एंड डिविडेंड फॉर द ईयर वाज 3 and which were reinvested at the year-end NAV of 23.75. The investor has total units of 26,750 at the end. इस पे लगाओ सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके ऊपर फुल फ्लैज क्वेश्चन भी है और ये एक छोटी सी एडजस्टमेंट भी है. इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, कभी भी 2 मार्क्स में आपके पास आ जाएगा और डेफिनेटली आ जाएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं. ठीक है, तो देखिए सर,
तो कैपिटल गेन और डिविडेंड आपको दे दिया है, साथ में री इन्वेस्टमेंट रेट दे दिया है, साथ में नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड दिया है, नॉट बिगिनिंग। एनएवी has appreciated by 18.75% during the year and there was an entry load of 0.05 at the time when the investment was made. जब इन्वेस्टमेंट किया तो एंट्री लोड इज 0.05. The investor loss is recorded and want to find out the amount of investment, कितना इन्वेस्टमेंट किया था, and the entry load in the mutual fund, कितना मुझे एंट्री लोड देना पड़ा। तो सबसे पहले मुझे बिगनिंग एनएवी निकालनी है, बिगनिंग एनएवी। तो यहां पर देखो ना, वो कह रहा है एनएवी विल एप्रिशिएट बाय 18.75 और आपको वहां पर क्लोजिंग एनएवी दे रखी है 2375। तो दिस इज बिगिनिंग एनएवी 1 प्लस एप्रिसिएशन, this is 18.75% and closing NAV कितनी है 23.75. You will get the opening NAV and this is of 20 per unit. Closing number of units आपको दे रखी हैं, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, देख लीजिए कि मेरे वहां पर कितनी एडिशनल यूनिट्स वहां पर देख लीजिए जनरेट हुई हैं। तो X आपके पास देख लीजिए क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स एंड दिस इज आफ्टर री इन्वेस्टमेंट। आफ्टर री इन्वेस्टमेंट आपके पास देख लीजिए कितनी यूनिट्स वहां पर देख लीजिए आ गई हैं 26,750। तो कर देंगे सर x प्लस x इंटू 3, कितना डिविडेंड था 3 रुपए का, 3 रुपए का डिविडेंड वापस क्या होगा, री इन्वेस्ट होगा। तो देख लीजिए मेरी ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स देख लीजिए हम निकाल लेंगे। तो ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास, ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेंगे। तो ओपनिंग यूनिट्स मान लो x है, प्लस अब उस पे डिविडेंड कितना है 3 रुपए का, 3 रुपीज का डिविडेंड है और उसको वापस रीइन्वेस्ट किस रेट पे कर रहे हैं 23.75 पे एंड यू विल गेट द क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। तो देख लीजिए x प्लस x इंटू 3 डिवाइड बाई 23.75 इज दिस इज इक्वल टू क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। तो उसमें x सॉल्व कर लेंगे तो x हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स और द बिगिनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये दोनों पे स्टार लगा लो। तो अभी एक क्वेश्चन और मैं आगे कराऊंगा, वहां पर इस एडजस्टमेंट को उन्होंने बड़े क्वेश्चन के अंदर ऐड कर दिया। तो मतलब कहीं पर भी पूछा जा सकता है, इस पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो सर, जितना आप लगा सकते हो ये डेफिनेटली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए सर इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था, ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स और कितने की एनएवी आपके पास 20 और साथ में एंट्री लोड कितना लिया है 0.05। तो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एंट्री लोड, इतनी यूनिट्स पे कितना लिया है 0.05। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एंट्री लोड 1187.5। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7E है हमारी बुक का। Now the next concept is your dividend equalization under the mutual fund. This is again a very very important part और ये एग्जाम में 2 टाइम्स आ चुका है, ऑलरेडी 2 टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो इसकी अलग से एक पूरी फुल फ्लैज वीडियो मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे दी है मेरे सीए गौरव जैन पे, तो आप वहां से भी इस पूरे कॉन्सेप्ट को वहां पर चेक कर सकते हैं, वहां पर उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। विद क्वेश्चन मैंने वहां पर दे रखा है, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उस वीडियो का भी लिंक शेयर कर दूंगा। तो डेफिनेटली आप वहां से करना चाहे तो डेफिनेटली वहां से करें, अदरवाइज मैं आपको यहां पर भी रिवाइज करा रहा हूं। तो देखिए सर, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन इन म्यूचुअल फंड फुल फ्लैश तरीके से करा रहा हूं, इन डेप्थ करा रहा हूं। तो देखिए सर, यहां पर व्हाट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन नाम से पता चल रहा है हमें इक्वल लेवल पे रखना है वहां पर। अगर कोई वहां पर एंट्री कर रहा है तो उससे, क्योंकि जब भी डिविडेंड दिया जाएगा तो दिस इज एट द एंड, और किसको दिया जाएगा, जितने भी यूनिट होल्डर्स है सबको दिया जाएगा बराबर, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट डिविडेंड इक्वलाइजेशन, सबको इक्वल डिविडेंड दिया जाएगा। तो अब क्या करे, कोई बीच में एंट्री ले रहा है तो भाई उससे इस पीरियड का क्या चार्ज कर लो, डिविडेंड इनकम वहां से क्या कर लो, चार्ज कर लो, पहले ही चार्ज कर लो। तो हम उससे क्या क्या चार्ज करेंगे, एक तो एनएवी चार्ज करेंगे, एक एंट्री लोड चार्ज करेंगे और साथ में डिविडेंड इक्वलाइजेशन भी उससे चार्ज कर लेंगे। तो यू विल गेट द सेल प्राइस ऑफ द एनएवी, आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, सेल प्राइस ऑफ द एनएवी। बट अगर वो इन बिटवीन अगर एग्जिट कर गया तो भाई उसको देना भी तो पड़ेगा, अगर उससे चार्ज किया तो उसको वापस भी तो करना पड़ेगा। तो पूरे यहां तक का उसको डिविडेंड इनकम जो उसकी बनती है वो उसको देनी भी पड़ेगी। तो हमें उसको क्या क्या देना पड़ेगा, एक तो एनएवी, एग्जिट लोड क्या करेंगे माइनस, और साथ में उसको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन उसको देना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन जो आपको माइंड में रखना है। तो एंट्री के टाइम पे वी विल चार्ज एनएवी, एंट्री लोड और साथ में डिविडेंड इक्वलाइजेशन, वो उससे चार्ज करेंगे। एग्जिट के टाइम पे एनएवी देंगे, उसको माइनस करेंगे एग्जिट लोड और उसको क्या देंगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो याद रखना दोनों ही केस में डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड हो रहा है,
दोनों ही केस में डिविडेंड इक्वलाइजेशन क्या होगा, ऐड होगा। तो ये कंफ्यूजन लोगों के माइंड में, तो एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस, नो सर, एक बार चार्ज कर रहे हैं तो इसलिए ऐड कर रहे हैं, एक बार उसको पे कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं। दिस इज इन द रियलाइज प्राइस ऑफ द एनएवी, तो रियलाइज वैल्यू ऑफ द एनएवी में उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, और ये बहुत अच्छे से मैंने लिखवाया था। तो न्यू इन्वेस्टर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर ऑफ इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड विच अरोज बिफोर दे इन्वेस्ट और बाय दिस। भाई उससे पहले का भाई तुम्हें क्यों मिलना चाहिए, तुम्हारा जब तुमने एंट्री बाद में लिया है तो उस पीरियड का आपको डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि डिविडेंड इक्वल करने के लिए वी विल चार्ज द डिविडेंड from you. So at the time of distribution, dividend is distributed to each and every unit holder equally then. So to compensate for this, an equalization amount is charged and add to the cost of new units. तो हम वहां पर ऐड कर देंगे cost of new units, तो we have to add NAV, entry load plus dividend equalization at the time of exit of any unit holder in between. अगर in between वो exit करता है, dividend is paid till the period to him from the dividend equalization reserve. तो हम उसको क्या पे करेंगे, NAV माइनस exit load प्लस dividend equalization। और यही यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहां पर कवर किया है। तो ये एग्जाम में 2 बार आ चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इस पे, और कभी भी एग्जाम में रिपीट हो जाएगा। तो देखिए सर, on 1st April, an open-ended scheme of mutual fund, this is have 300 lakhs units outstanding with NAV of 18.75. At the end of the April, it issued 6 lakhs unit at the opening NAV plus, लिख दिया उन्होंने क्वेश्चन में, 6 लाख यूनिट उन्होंने वहां पर इश्यू की एट ओपनिंग एनएवी। जो ओपनिंग एनएवी है दिस इज योर 18.75 प्लस 2% लोड एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो इतना अमाउंट उससे चार्ज करेंगे। एट द एंड ऑफ मे 3 lakhs यूनिट्स वाज रीपर्चेज, तो उन्होंने वहां पर रीपर्चेज कर ली। किस पे, ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट ओपनिंग एनएवी लेस 2% एग्जिट लोड एडजस्टेड फॉर द डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो दोनों लाइन को हाईलाइट कर लेना, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। एट द एंड ऑफ द जून 70% ऑफ हिज इनकम अवेलेबल वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन रेस्पेक्ट ऑफ द अप्रैल टू जून क्वार्टर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर अवेलेबल: portfolio value appreciation, income from April, May and June. You are required to calculate the income available for distribution. एक तो ये निकालना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद तो इजी है। फिर मुझे क्या निकालना है, इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस क्या होगा, ओपनिंग एनएवी प्लस एंट्री लोड प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन। रीपर्चेज प्राइस क्या होगा, ओपनिंग एनएवी माइनस एग्जिट लोड प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन। एंड व्हाट इज द एनएवी ऑन 30th जून। ये तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है बाद में। तो सबसे पहले स्टार्ट विद द इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान से ये टेबल बनानी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास इनकम फ्रॉम अप्रैल, इनकम फ्रॉम अप्रैल कितना है 22.95, 22.95 लिया। कितनी यूनिट्स हैं, 300 lakhs यूनिट्स है, तो पर यूनिट कितनी आ गई 0.0765 पर यूनिट, बाद में निकालेंगे बैलेंसिंग, ठीक है। फिर वहां पर देख लीजिए 6 लाख यूनिट वहां पर ऐड हुआ अप्रैल के अंदर, देख लीजिए। तो वहां पर देख लीजिए कितना उससे चार्ज करेंगे 0.0765, यही आ रहा है ना पर यूनिट। इनकम ऑफ अप्रैल वी विल चार्ज फ्रॉम द इन्वेस्टर, तो देख लीजिए इतना अमाउंट उससे चार्ज करेंगे। तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू, नंबर ऑफ यूनिट्स इज 306 lakhs, टोटल वैल्यू इज 23.409, तो पर यूनिट तो आपके पास कितनी आएगी 0.0765 ही आएगी, ठीक है। नाउ वी विल ऐड इनकम फ्रॉम में 34.425, कितना है 34.425 ऐड करेंगे। पर यूनिट आपके पास आ जाएगी, क्योंकि मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है 306 lakhs, तो पर यूनिट इनकम आपके पास कितनी आ गई 0.1125। तो क्लोजिंग कितना आ गया 306 lakhs यूनिट्स टोटल आपके पास है, एंड दिस इज योर पर यूनिट। नाउ 3 लाख वहां पर रीपर्चेज हुआ है, तो उसको हम वहां पर पे कर देंगे, दिस इज द क्लोजिंग वैल्यू। तो इतना पर यूनिट उसको पे कर देंगे, तो टोटल कितना पे कर देंगे 0.5670। तो व्हाट इज योर क्लोजिंग 303.57, एंड दिस इज पर यूनिट। नाउ वी हैव इनकम फ्रॉम जून, इनकम फ्रॉम जून कितना है 45.45, तो 45.45 नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है 303, पर यूनिट कितना है
0.15. तो what is your income available for distribution? 102.717. This is on 303 lakh units. तो 70% will be distributed. 70% distribute कर देंगे. तो per unit कितना distribute कर देंगे? 0.2373. And this is your number of units is 303 lakhs. तो ये आपके पास balance आपके पास बच जाएगा. This is the balance. तो this is 30.8151. This is per unit and this is number of यूनिट्स. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. अगर ये आपने सही से बना लिया फिर इसके अंदर कुछ नहीं है. तो व्हाट इज द इश्यू प्राइस? ओपनिंग एनएवी प्लस 2% एंट्री लोड प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन. ओपनिंग एनएवी प्लस 2% ऑफ 18.75 प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन कितना था भाई? देखो जल्दी से, ये रहा ना सर. जब 6 लाख यूनिट्स आई तो हमने कितना पर यूनिट चार्ज किया? 0.0765. तो ये आपके पास क्या आ गया? दिस इज द issue price is 19.2015 per unit. On the same way, we need to calculate the repurchase price at the end of the May. तो opening NAV minus exit load minus 2% of 18.75 add dividend equalization. कितना उसको पे ऑफ करेंगे? पे ऑफ कितना करेंगे? ये रहा सर. जब हमने वो एग्जिट किया तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन में कितना पे ऑफ किया पर यूनिट? 0.1890. तो अभी तक की पूरी इनकम उसके अंदर आ गई है पर यूनिट 0.1890. तो दिस इज द रियलाइज प्राइस और द रीपर्चेस प्राइस एट द एंड ऑफ द मे. लास्ट में वो पूछ रहे व्हाट इज द एनएवी एट 30th जून. तो सिंपल ओपनिंग एनएवी आपके पास कितनी थी? 300 lakhs यूनिट्स एंड दिस इज एट 18.75. पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है 425.47. साथ में हमने 6 lakhs यूनिट्स हमने और इश्यू की थी. दिस इज एट 19.2015. ये रहा 19.2015. साथ में 3 lakhs यूनिट्स मैंने रीपरचेज कर ली. दिस इज एट 18.564. साथ में मेरे पास 3 महीने की इनकम ऐड हो गई. साथ में वहां पर मैंने डिविडेंड पे कर दिया. देख लीजिए वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 71.9019. 71.9019 देख लीजिए. तो इतना इनकम मिला ड्यूरिंग दैट पीरियड. इतना डिविडेंड हमने पे कर दिया. दिस इज द क्लोजिंग एनएवी डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स आर 303 लाख यूनिट्स. तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? एनएवी पर यूनिट. मेरे पास क्या निकल के आएगा? एनएवी पर यूनिट. तो दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना है. एग्जाम में कभी भी आ जाएगा आपके पास, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हमें रहना है. ठीक है. तो ये आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट था. दिस इज योर डिविडेंड इक्वलाइजेशन. साथ में 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं. देखिए सबसे पहले यहां पर आपके पास इफ यू आर स्विचिंग फ्रॉम द एक्टिव टू द पैसिव, तो उस केस में हम वहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि वहां पर पहले बेटर था अब बेटर है. उस तरह का क्वेश्चन उन्होंने ड्राफ्ट करके दे दिया है. तो देखिए सर, मिस्टर एलेक्स ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन अर्न ए 15% बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स. तो 15% उसको मिल रहा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से. He is considering a recently announced equity-based mutual fund scheme in which the initial expenses are 6% and annual recurring expenses are 2%. तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कितना म्यूचुअल फंड वहां पर अर्न करे जिससे मिस्टर एलेक्स को कितना मिल जाए नेट में 15%. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड, इश्यू एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टर. तो निकाल देंगे सर. तो चाहे वो लॉजिक से निकाल दो या डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल दो. मैं हमेशा फॉलो करूंगा कि आप लॉजिक को ही फॉलो करें, डायरेक्ट फॉर्मूले को ज्यादा फॉलो ना करें. तो वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है ही. रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टर इज रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस रिकरिंग एक्सपेंसेस नेट ऑफ इश्यू एक्सपेंसेस. तो आपके पास डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 15%, 2% इज द रिकरिंग एक्सपेंसेस, 6% इज द इश्यू एक्सपेंसेस. तो व्हाट इज द रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड कम से कम कितना रिटर्न कमाए? 17.96. तब जाके एलेक्स वहां पर क्या होगा? इंडिफरेंट होगा. क्या होगा? इंडिफरेंट बिटवीन द एक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड द पैसिव इन्वेस्टमेंट. ठीक है. साथ में वहां पर सेकंड पॉइंट में उन्होंने वहां पर कुछ कंडीशंस दे दी हैं. मिस्टर एलेक्स करंटली एनुअल प्रोफेशनल इनकम 40 लाख, 40 लाख रुपए की एनुअल इनकम है. हिज पोर्टफोलियो वैल्यू इज 50 lakhs एंड नाउ ही इज स्पेंडिंग 10% ऑफ हिज टाइम टू मैनेज हिज पोर्टफोलियो. 10% टाइम वो लगा रहा है भाई वहां पर उसको मैनेज करने में. इफ ही स्पेंड दिस टाइम ऑन प्रोफेशन, हिज प्रोफेशनल इनकम विल गो अप इन द सेम प्रोपोर्शन. तो उसकी प्रोफेशनल इनकम उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी. ही इज थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन द एंटायर पोर्टफोलियो इन द मल्टी कैप फंड, assuming that the fund NAV will grow at a rate of 13% per annum. You are requested to advise Mr. Lex whether he has to invest in the portfolio or current conditions पे रहे. ठीक है. What is the net financial benefit? तो क्या वो स्विच करे या ना करे, एक्टिव से पैसिव पे स्विच करे या
ना करे। तो अभी अगर मैं बात करूं, अभी उसकी 40 लाख की इनकम है और इनकम फ्रॉम द पोर्टफोलियो कितना आ रहा है, 15% आ रहा है। तो व्हाट इज द टोटल इनकम, 47.5 लाख उसकी अभी करंट सिनेरियो में उसकी इनकम है। नाउ ही वांट टू स्विच टू द मल्टी कैप फंड, तो 40 लाख है प्लस साथ में उसकी प्रोफेशनल इनकम 10% से बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर वो 10% टाइम वहां पर लगा रहा था, वो वहां पर लगा देगा, तो उसी प्रोपोर्शन में उसकी प्रोफेशनल इनकम 4 लाख रुपीज से बढ़ जाएगी। साथ में मल्टी कैप फंड्स में वहां पर रिटर्न कितनी आ रही है, 13% की रिटर्न आ रही है, तो उसको कितना मिल जाएगा, 6.5 लाख। तो व्हाट इज द टोटल इनकम, 50.5, और वैसे पहले कितनी आ रही थी, 47.5। तो ही विल स्विच फ्रॉम एक्टिव इन्वेस्टमेंट टू द पैसिव इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, देख लीजिए आपके पास उसका नेट बेनिफिट कितना हो गया, 50.5 माइनस 47.5, तो 3 लाख रुपए हर साल उसके बेनिफिट होगा इफ दे आर स्विचिंग फ्रॉम द एक्टिव इन्वेस्टमेंट टू द पैसिव इन्वेस्टमेंट। तो ये आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन था यहां पर आपके पास। तो हर तरह का क्वेश्चन आपको कवर करके जाना है, मैं कोई भी फेवर में नहीं हूं एबीसी एनालिसिस के, आपको हर क्वेश्चन करके जाना है। ये क्वेश्चन सिर्फ सिलेक्ट वो क्वेश्चंस किए हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कवर है। दिस इज नॉट एबीसी एनालिसिस, मैं कुछ छोड़ के नहीं जा रहा। आप ये 14 क्वेश्चन कर लेंगे, सारा चैप्टर का एक एक टाइप का क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 14 क्वेश्चंस कवर्स एवरीथिंग जो इस चैप्टर के अंदर है सर, ठीक है। तो मैं कोई एबीसी एनालिसिस नहीं जा रहा हूं ना, मैं उसके फेवर में हूं, आपको पूरा करके जाना है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। 30 नंबर का कंपलसरी एमसीक्यू है, याद रखना, 30 मार्क्स कंपलसरी एमसीक्यू है, कोई चॉइस नहीं है वहां पर। तो मतलब आप फंसने वाले हैं अगर आप सारे क्वेश्चंस नहीं करके जा रहे, ठीक है। देख लीजिए लास्ट में आपके पास एक क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, इस पर लिखो सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी एग्जाम में आपके पास आएगा। एंड दिस इज द बैक कैलकुलेशन क्वेश्चन। बैक कैलकुलेशन एग्जाम में एक बार आ चुका है और फिर दोबारा से वो आ सकता है, क्योंकि यहां पर बैक कैलकुलेशन है। ओपनिंग एनएवी यहां पर मिसिंग है, ओपनिंग एनएवी यहां पर मिसिंग है, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, पूरा आपके पास 2 प्लान दे रखे हैं। वी हैव 2 स्कीम्स, डिविडेंड प्लान एंड द बोनस प्लान, और 2 प्लान आपको दे रखे हैं। ये डिविडेंड है आपके पास और ये आपके पास बोनस है। वो कह रहे हैं वहां पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 9,20,000 एंड सेकंड प्लान में आपके पास 10 लाख हैं। एवरेज प्रॉफिट यहां पर दे दिया और यहां पर इसकी एवरेज यील्ड दे दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इश्यू प्राइस ऑफ बोथ ऑफ द स्कीम, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको करना है, ये समझना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले डिविडेंड प्लान, आपको एनुअल प्रॉफिट दे दिया क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास देख लीजिए 27,748.6, दिस इज द एवरेज प्रॉफिट ओवर द पीरियड ऑफ, देख लीजिए कितने साल का ये प्रॉफिट है, आप चेक कर सकते हैं। 1/4/2015 और ये आपके पास है 31 मार्च 2020, देख लीजिए। तो मेरा टाइम पीरियड कितना हो गया, 5 ईयर्स। टाइम पीरियड कितना हो गया, 5 ईयर्स हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, इंटू 5 कर देंगे, तो टोटल प्रॉफिट 5 साल का कितना आ गया, 138,743। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी यहां पर, 9,20,000। तो ये मेरा टोटल प्रॉफिट था, दिस इज माय टोटल प्रॉफिट, दिस इज माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड कितना आ गया, 10,58,743। तो ये मेरी रिटर्न है आगे, टोटल रिटर्न, ये मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया। दिस इज द टोटल वैल्यू एट द एंड, और एनएवी एट द एंड आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 49। तो यू विल गेट द नंबर ऑफ यूनिट्स, यू विल गेट द नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड। अब बैक कैलकुलेशन से जाना पड़ेगा भाई, जितनी भी डेट्स है ना सब पे बैक कैलकुलेशन से जाना पड़ेगा। 3 डेट्स हैं आपके पास डिविडेंड की, तो वी नीड टू डू द बैक कैलकुलेशन 3 टाइम्स, 3 बार वहां पर बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डिविडेंड रेट कितना है, 15%, तो कितना हो गया, 1.5 पर यूनिट आपका डिविडेंड हो गया। तो ये मैंने एडजस्टमेंट आपको अभी एक क्वेश्चन में करके दिखाई है, एग्जैक्टली वही है। तो मुझे ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है इस डेट पे, ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, प्लीज फोकस करें, इस डेट पे मुझे ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए। तो कर देंगे सर x प्लस x इंटू 1.5 डिवाइड बाय किस रेट पे वापस रीइन्वेस्ट होगा, उस डेट पे आपकी एनएवी कितनी है, 45। वी हैव टू रीइन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 45। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, देख लीजिए, दिस इज अवर क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स के बराबर होगी। तो यू विल गेट द ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इस डेट पे आपके पास क्या आ गई, ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे, दिस इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन 31 मार्च 2017। तो यहां पर देख लीजिए x प्लस x इंटू कितना रेट ऑफ डिविडेंड है, कितना रेट ऑफ डिविडेंड है,
10%, मतलब 1 पर यूनिट। और उस दिन आपकी एनएवी कितनी है? 50 रुपए की, 50 रुपीज की एनएवी है। तो देख लीजिए सर, कर देंगे कैलकुलेट। तो दिस इज x प्लस x इंटू 1 डिवाइड बाई 50, वो किसके बराबर होगा? 20910। दिस इज क्लोजिंग यूनिट्स एंड यू विल गेट द ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। On the same way, this is on 1/4/2015 x plus x into 1.2, this is 12%। तो आपके पास कितना आ गया? 1.2। और किस रेट पे रीइन्वेस्ट होगा? 48। किस रेट पे रीइन्वेस्ट होगा? 48। तो देख लीजिए 48 के हिसाब से रीइन्वेस्ट हो जाएगा। तो निकाल देंगे सर आपके पास। दिस इज योर ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स इज 20,000। तो मेरे पास ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास आ गई। तो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9,20,000। वहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी? ओपनिंग 20,000। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? इश्यू प्राइस। क्या निकल के आ जाएगा? इश्यू प्राइस। दिस इज फॉर डिविडेंड प्लान। डिविडेंड प्लान के अंदर की बात कर रहे हैं। साथ में वहां पर बोनस प्लान। बोनस प्लान में हम बात कर रहे हैं एवरेज यील्ड आपको दे रखी है क्वेश्चन में। व्हाट इज योर एवरेज यील्ड? अब यहां पर इंफॉर्मेशन नॉट इन द टोटल रिटर्न, दिस इज इन द एवरेज यील्ड एंड दिस इज योर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड, दिस इज 10 लाख। तो ध्यान से देखिए सर, आपके पास बोनस प्लान में यील्ड आपको दे रखी है 6.5, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख। तो 10 लाख पे 6.4%, दिस इज पर एनम। और कितने साल हैं? 5 साल हैं। तो टोटल आपकी रिटर्न कितनी आ गई? 3,20,000। तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू एट द एंड? टोटल वैल्यू एट द एंड इज 13,20,000। और एनएवी उस दिन कितनी है? 44। तो क्या निकल के आ जाएंगी? क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या निकल के आ गया? क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। और अब फिर वही बैक कैलकुलेशन कर देंगे। बोनस आपके पास कितना है? 1:4, 5 के बदले में 1 एडिशनल। तो x प्लस x बाई 5 इंटू 1, दीज आर एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो वो किसके बराबर है? टोटल 30,000। तो यू विल गेट द ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स 25,000। देन अगेन द बोनस इज 1:4। तो x प्लस x बाई 4 इंटू 1, तो वो किसके बराबर है? 25,000। यू विल गेट द ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, दिस इज 20,000। और कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया था? 10 लाख हमने इन्वेस्टमेंट किया था। कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आई आपके पास? 20,000। और आपके एनएवी पर यूनिट कितना आ गया? दिस इज योर इशू प्राइस, दिस इज 50 पर यूनिट। दिस इज योर इशू प्राइस ऑन 1/4/2015 एंड दिस इज योर 50 पर यूनिट। तो अब आप चेक कर सकते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इसकी पहले एडजस्टमेंट भी करा दी थी और अब पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आपको करा दिया है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट योर फुल फ्लैज रिवीजन ऑफ द म्यूचुअल फंड। पूरा मेरे मैराथन में पूरा आपको सारे कॉन्सेप्ट विद 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरे वहां पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें मेरी, और जो भी आपको वहां पर कोई भी क्वेरीज है तो उसको वहां पर लिखे पोस्ट करें या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8860017983 पे। तो डेफिनेटली आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ द फुल फ्लैज्ड म्यूचुअल फंड। थैंक यू वेरी मच।